देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजय जी, आपके स्वागत भाषण के लिए। जय महेश। सत्संग एवं संस्कार समिति के डॉक्टर बजरंगलाल जी माहेश्वरी, विवाह सहयोग समिति के अध्यक्ष श्री नागुरा, संयोजक श्री मनोज जी लड्डा और आज के हमारे प्रमुख वक्ता हमारे अपने श्री रमेश जी मर्दा, मंडल के सभी भूतपूर्व और वर्तमान पदाधिकारी, आए हुए सभी समाज बंधु इस वेबिनार में जो अटेंड कर रहे हैं भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इतना सुंदर सब्जेक्ट लिया है रमेश जी ने या सत्संग समिति या विवाह सहयोग समिति ने, जिन्होंने लिया है, जीवन के सुखमय आधार परिवार, व्यवहार और संस्कार। इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता है। ये जो तीनों जो चीजें हैं, परिवार, व्यवहार और संस्कार, ये 62 दिनों के लॉकडाउन में शायद इन तीनों चीजों का अर्थ जितना अच्छी तरीके से हम सबने जाना है, नहीं जान पाए होंगे किसी ने। परिवार, जो 62 दिन सब परिवार एक साथ रह के मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक्सटेंडेड फैमिलीज भी जूम मीटिंग द्वारा, जैसे ये वेबिनार है उस द्वारा अलग अलग तरीके से मिलना जुलना सबका हो रहा है। इनफैक्ट और ज्यादा अच्छी तरीके से मिल रहे, जो नॉर्मल जिंदगी के दौर में अपन नहीं जी पा रहे थे। व्यवहार सबका एक दूसरे के प्रति काफी अच्छा जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे से मिलना, व्यवहार, क्योंकि घर में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, बातें होती है, तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी बदल गया है। और संस्कार तो इससे बढ़िया हो भी नहीं सकते हैं। पुराने संस्कार जो हाथ जोड़ने के, घर में घुसने के पहले जूते चप्पल बाहर उतारने के, आते ही कहीं बाहर से स्नान करने के, और जितनी हनुमान चालीसा, जितने सुंदर कांड पाठ, जितने भजन संध्या इन 62 दिनों में हुई होगी, वो गए 6 सालों में भी किनके घरों में नहीं हुई होगी। तो इससे बढ़िया संस्कार, व्यवहार और परिवार कहाँ देखने को मिलेगा। और उस पे अब रमेश जी मर्दा बोलेंगे तो बोले सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सब 152 जन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस वेबिनार में, और मैं चाहूंगा कि रमेश जी इसको और आगे ले जाए और सुंदर तरीके से अपने शब्दों में परिवार, व्यवहार और संस्कार, जीवन के सुखमय आधार। रमेश जी मर्दा, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में रमेश जी मर्दा, हालांकि अपने ही हैं लेकिन फिर भी एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने एक छोटा सा परिचय रमेश जी का दे, क्योंकि काफी लोग देश भर से भी इसमें जुड़ रहे हैं इस वेबिनार में, तो आप थोड़ा परिचय इनका दीजिए। मैसेज प्रगति मंडल के तत्वाधान में संस्कार एवं सत्संग समिति एवं विवाह समिति का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। मैसेज प्रगति मंडल गत 2 माह से बहुत सी वेबिनार ऑर्गेनाइज कर चुका है। इसी कड़ी में आज का विषय जीवन के सुखमय आधार परिवार, व्यवहार एवं संस्कार के ऊपर वेबिनार प्रस्तुत है। आज का विषय आज के संदर्भ में सटीक विषय है। इतने अच्छे विषय के आज के प्रवक्ता शेखर एवं भारत के प्रसिद्ध एवं महर्षि समाज के लाडले श्री रमेश जी मर्दा हैं। श्री रमेश जी मर्दा 42 साल की आयु में मैसेज प्रगति मंडल के 2001 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। अखिल भारतीय महर्षि युवा संगठन के 8 साल लगातार अध्यक्ष रहे। श्री मर्दा जी की वाणी, मिठास एवं चेहरे पर गंभीरता एवं मुस्कान की इनकी पहचान है। आपने अनगिनत टॉक शो किए हैं, वेबिनार की हैं, सेमिनार की हैं। आपका मेन सब्जेक्ट रहा है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। श्री मर्दा जी लेखक भी हैं। इन्होंने अभी तक 2 पुस्तक लिखी है, मंथन एवं उड़ान। श्री मर्दा जी राजस्थान के चूरू के निवासी हैं। आपके पिताजी श्री भागीरथ जी मर्दा स्वतंत्र सेनानी एवं समाज सेवी थे। महाविद्यालय में बेस्ट स्काउट का प्रेसिडेंट श्री विवेक गिरु द्वारा आपको सम्मानित हुए हैं। आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रस्तुत प्रमुख व्यवसाय है। आप 2 पुत्रियों एक पुत्र के पिता हैं। सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर लाइव होगा। जिस बंधु क्वेश्चन पूछना है अपना हाथ रेज करेंगे, 1 मिनट हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं श्री रमेश जी मर्दा प्रस्तुत करता हूँ। और तो रमेश जी मर्दा, रमेश जी मर्दा। जय महेश। वॉइस क्लियर है भजन जी? हाँ जी, आवाज आ रही है बराबर? हाँ, बिल्कुल आ रही है। अजय जी ठीक है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है बराबर। नमस्कार, जय महेश। महेश्वरी प्रकृति मंडल मुंबई की सत्संग व संस्कार समिति, विवाह सहयोग समिति। रमेश जी 1 मिनट जी। रमेश जी 1 मिनट। कार्तिक, यस सर।
Patik, remove this main, put Ramesh I'm on doing main that. screen. I'm just doing that. Put Manish, It's going to be speaker view. Now come. Speaker view कर दो. Yeah, we have done. नहीं अभी भी नहीं आ रही. इसी में आ रहा है. रमेश जी आना चाहिए ना. No, the moment you stop speaking, it will रमेश जी automatically बोलेंगे happen. अपने आप आ जाएंगे, आप थोड़ा ये हाँ अजय जी आ गए, बराबर आ गए. अब अजय जी आ गए. रमेश जी आइए बाप. पुनः आप सभी को नमस्कार. जय महेश. वेबिनार के यही मजे हैं, घर में बैठ के घर जैसी बातें इसमें की जाती है. मंच होता है तो एक अलग तरीका रहता है, और वेबिनार का आनंद कुछ अलग रहता है. और इसी आनंद को हम आज बढ़ाएंगे. सत्संग व संस्कार समिति, विवाह सहयोग समिति, इनके द्वारा तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम लेकर के जीवन के सुख में आधार परिवार, व्यवहार और संस्कार, मैं आपके सामने हूँ. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री का, मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा का, सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश जी राठी, संयोजक श्री बजरंगलाल जी माहेश्वरी, विवाह सहयोग समिति के अध्यक्ष श्री नारायण जी बुरा और संयोजक श्री मनोज जी लड्डा का, जिन्होंने एक ये अवसर दिया है मुझे कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में समाज बंधुओं से आप सबसे बात करूं. वेबिनार का ये आनंद है कि न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश के लोग जो कि इस तरह के विषयों में अपनी रुचि रखते हैं, अपनी जानकारी रखते हैं, या कि अपना कुछ अनुमान लगाते हैं, इन सब से जुड़ते हैं. तो आप सभी का स्वागत करते हुए अब मैं विषय की ओर चलता हूं. भाई अजय जी ने एक बड़ी सुंदर व्याख्या करके बात छोड़ी कि परिवार, व्यवहार और संस्कार इन दिनों में, यानी कि खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में, हमने बहुत अच्छे से देखा है, सुना है, समझा है. मेरा अपना ये एक प्रिय सब्जेक्ट रहता है, प्रिय विषय रहता है कि मैं परिवार पर बात करूं, मानवीय मूल्यों पर बात करूं, मानवीय जीवन पर बात करूं. मेरा अपना सोचना रहता है कि परिवार ही वो स्थान है जहां से व्यक्ति अपने आप को न सिर्फ बड़ा करता है, न सिर्फ आगे बढ़ता है, बल्कि अपने आप को स्थापित भी करता है. और यहाँ तक कि दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, जब तक उसके साथ परिवार नहीं होता, या परिवार का आनंद नहीं होता, या कि परिवार का सहयोग नहीं होता, या कि परिवार का मान सम्मान नहीं होता, व्यक्ति को कोई भी ऊंचाई मिले उसमें आनंद नहीं आता. और परिवार क्या, आइए थोड़ी इस पे व्याख्या करते हैं. बात तो बड़ी सीधी सी है कि परिवार क्या, इसमें व्याख्या जैसा क्या है. सभी समझते हैं कि परिवार क्या होता है, पर मेरा अपना ये सोचना है, यदि कोई बहुत सुंदर राजभवन है, या कि बेंगलो है, या कि कोठी है, या कि बहुत बड़े अहाते के साथ में कोई लोन के साथ बना हुआ फार्म हाउस है, या कि महानगरों का एक बड़ा सा फ्लैट है जिसमें कई सारे कमरे हैं, तो क्या उसे परिवार कहते हैं? नहीं, उसे तो नहीं कहते परिवार. उसके बाहर अगर 5-7 गाड़ियां खड़ी है, 5-7 सेवक भी है, क्या फिर वो परिवार बन जाएगा? नहीं बनेगा. ये सारा स्थान बनता है परिवार के लिए. भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी साधन जुटा लिए जाए, पर परिवार का आनंद तभी आता है जब उन सुविधाओं के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो शानदार होते हैं. यानी परिवार एक रिश्तों का, संबंधों का एक ऐसा समूह समझिए, संगठन समझिए, या जीवन पद्धति समझिए कि जिसमें जीने पर परिवार का आनंद आता है. यानी कि अनेक सारे रिश्ते जो कि रक्त के भी हो सकते हैं और प्रेम के भी हो सकते हैं, उन सबको जब जोड़ा जाता है तब परिवार बनता है. और जब परिवार बनता है तो स्वाभाविक है कि जीने का आनंद कुछ अलग आता है. परिवार कितने हैं? संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, यूं तो हम इन परिभाषाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं. हमारी भारतीय पद्धति में, खास करके हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में, खास करके हमारी जातीयता में, जिन्हें कि हम वैश्य वर्ग कहते हैं, महेश्वरी हो, अग्रवाल हो, ओसवाल हो, जैन हो, खंडेलवाल हो, पोरवाल हो, इन सभी में जो कि वणिक वर्ग से आते हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा काफी लंबे समय तक रही. ये पारिवारिक प्रथा न सिर्फ रही बल्कि बहुत आनंद और मंगल के साथ इसे जिया भी गया. आज भी है, ऐसा नहीं, आज भी है.
पर धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में यदि ये कहें कि जैसे जैसे पाश्चात्य देशों की सभ्यता या आधुनिकता या कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ और व्यक्ति ने अपने आप को थोड़ा अधिक बड़ा मानना शुरू किया, तो वो संयुक्त परिवार से बाहर आने लगा और एकांकी परिवार की तरफ जाने लगा। 20-30 वर्षों में संयुक्त परिवारों की स्थिति थोड़ी भिन्न हुई और एकांकी परिवारों की स्थिति यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज की बातें ज्यादा होने लगी। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड ने वापस इस संयुक्त परिवार की महत्ता को बहुत शानदार बनाया, इसकी आवश्यकता को बताया। इसके साथ में ही हमें ये ज्ञान भी करवाया कि कितना आवश्यक है कि व्यक्ति जुड़ के रहे, व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहे, अपने रिश्तों में बंध के रहे। तो जब किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति आती है कि जिस स्थिति में व्यक्ति अकेलापन पाता है और यदि वो संयुक्त परिवार में होता है तो जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में तो हमने देखा है, या समाचार मिल रहे हैं या हमारे अपने फील्ड हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें बहुत से लोगों के संपर्क में किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। और जब इस संपर्क में आते हैं तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां कहीं भी संयुक्त परिवार है पूरे देश में नहीं, नेपाल जैसे कि हम अपना ही एक अंग मानते हैं, वहां भी देखते हैं। या कि ये भी नहीं, कुछ एनआरआईज फैमिलीज भी ऐसी है जिन्हें हम जानते हैं और वहां पर भी 2-3 पीढ़ियां साथ में हैं। जहां पर भी 3-4 पीढ़ियां अभी साथ में है, वो सारे परिवार इस समय उन परिवारों की बजाय ज्यादा कुशल मंगल है, ज्यादा सुखी है, ज्यादा समाहित है, ज्यादा आनंद पूर्वक है, जो कि एकांकी परिवार है। तो इस लॉकडाउन ने हमारी भारतीय पद्धति को, हमारी उन परंपराओं को जिन्हें लेकर के हम पूरे विश्व में विख्यात थे, वापस स्थापित कर दिया। और हमें ये सोचने के लिए, हमें ये बताने के लिए एक मार्गदर्शन मिला कि संयुक्त परिवार एक बहुत शानदार पद्धति है जीवन जीने के लिए। बदलते समय में एक छत के नीचे संयुक्त परिवार रहेंगे या अलग अलग जगह रहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। स्थानों की कमी के कारण से हो सकता है, व्यापार के कारण से हो सकता है, एक शहर में रहे, ऊपर नीचे रहे, अलग अलग मकान में रहे, अलग अलग स्थान पर रहे, या कि अलग अलग शहर में भी रहे, पर यदि मन मिले हुए हैं, मानसिकता मिली हुई है, जीवन के प्रति जीने की सहकार्यता मिली हुई है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, प्यार और आदर है, तो फिर संयुक्त परिवार किसी भी रूप में हो, बहुत अच्छे से चल सकते हैं, बहुत अच्छे से चल सकते हैं। अतः इन परिवारों को बहुत अच्छे से चलाने का एक पुण्य अवसर आया है। तो ये तो एक चिंतन का विषय बनता है। जहां कहीं भी संयुक्त परिवार पिछले कुछ वर्षों में किसी लड़खड़ाहट में थे, या कि रुकने में थे, या कि ऐसा लग रहा था कि ये परिवार अब टूटेंगे, उन सबसे निवेदन है, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने बड़ा अच्छा ज्ञान लिया होगा, इस ज्ञान का उपयोग करें और कृपया इन संयुक्त परिवार की परंपराओं को जहां स्थापित है उन्हें दिल से, मान से स्थापित रखिए। और जहां ऐसी संभावना है कि ये कहीं थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ कर करके पुनः स्थापित करिए, क्योंकि आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पास में परिवार है, जिनके पास संयुक्त परिवार है। ये था आज के समय का एक निवेदन। अब बात करता हूं अपने ढंग से उन पारिवारिक रिश्तों की। ये संयुक्त परिवार हो या कि एकांकी परिवार हो, लंबे समय तक सुख में कैसे रहें और किस तरह रहें, इसके लिए बहुत सीधी सी आवश्यकता है कि हम हमारे पारिवारिक रिश्तों को आज के समय के हिसाब से समझें। अब मैं उन बातों की तरफ आ रहा हूं जो आपको बहुत छोटी लगेगी। अब मैं वाकई इतनी छोटी छोटी बातें करूंगा, हो सकता है आपको सुनने में लगे कि इतनी बात, इतनी प्रशंसा करके अजय जी ने और बीएल महेश्वरी जी ने भेजा है रमेश जी मर्दा को, और ये रमेश जी मर्दा कितनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मेरा अपना ये सोचना है, यदि आप कहें तो कोविड-19 पे बात की जा सकती है, ट्रंप की पॉलिसीज पे बात की जा सकती है, 20 लाख करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरह 10% जीडीपी है कि 3-4% जीडीपी का ये हिस्सा बनता है, कहें तो इस पे चर्चा की जा सकती है। आने वाले समय में आर्थिक जगत किस तरह बनेगा और किस तरह हमारी सुविधाएं दुविधाएं जुड़ेगी, आप चाहें तो इस पर भी बात की जा सकती है। अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत गहरी बात की जा सकती
सकती है, पर मेरा अपना ये सोचना है उन विषयों पर बात करने के हमें और कई अंदाज मिल सकते हैं। उन विषयों पर बात हम करें तो भी हमारी ये स्थिति रहती है कि शायद हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बात ही कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु स्थिति चलती है विश्व की, जीना उसी में पड़ता है, चाहे हमें पसंद आए चाहे नहीं आए। वो ट्रंप की पॉलिसी हो, चाहे मोदी जी की पॉलिसी हो, चाहे अर्थव्यवस्था का सुधार हो या कि बिगाड़ हो, उसमें बहुत कुछ हमारा हिस्सा नहीं हो सकता। पर मैं जो अब बात करने वाला हूं उसमें 100% हमारा ही हिस्सा है। वो 100% हमारा हिस्सा है, और वो 100% हिस्सा है हमारे पारिवारिक रिश्ते। भाइयों और बहनों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले 40-50 वर्षों से लगातार एक संशोध किया जाता है, एक शोध पत्र वहां पर तैयार होता है, एक कन्वेंशन चलता है। वो ये चलता है कि हार्वर्ड के जो टॉप ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो बाद में जाकर के अपने जीवन में किस तरह सफल होते हैं, और उनकी सफलता में उनकी कौन सी प्रसन्नता की बात है, उसका एक कन्वेंशन, एक शोध लगातार चलता रहता है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व उस शोध को जब प्रकाशित किया गया तो उसमें ये बताया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप जो ग्रेजुएट्स निकले उनमें से अनेक लोग जो हैं वो देश के टॉप लेवल के राजनीतिज्ञ बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ तो वहां से प्रधानमंत्री तक की पोस्ट पर पहुंचे, टॉप लेवल के उद्योगपति बने, इंडस्ट्रियलिस्ट या कि व्यापारी बने, बहुत सारे कलाकार बने, बहुत सारे जो है उनमें से म्यूजिशियंस बने, और कुछ लोग हैं वो सुपर फ्लॉप भी हुए और जेल तक में भी गए। फाइनेंशियल लेवल पे भी कुछ लोगों ने दुनिया को अपने नाम पर, अपने पैमाने पर पहुंचाया। जब ये शोध किया गया कि इन सब लोगों के जीवन की सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी सफलता की नहीं कि वो किस लेवल पर पहुंचे, शोध ये था कि वो कौन सी चीज थी जिसे उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। वो कौन सी चीज थी जिससे सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। और जब ये देखा गया कि उन्हें प्रसन्नता की, सारे जितने भी लोग थे उनमें एक कॉमन बात आई कि प्रसन्नता किस लेवल पर उन्हें प्राप्त हुई, तो प्रसन्नता की जो बात आई वो ये आई कि उन सब ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमारे जो पारिवारिक रिश्तों में हमें आनंद मिला वो जीवन की किसी भी सफलता में नहीं मिला। पारिवारिक रिश्तों में हमें जो आनंद मिला वो जीवन की किसी भी सफलता में नहीं मिला। बड़ा स्पष्ट है। अगर पाश्चात्य जगत के सभी मूर्धन्य लोगों का ये कहना रहा तो हम भारतीय लोग तो वैसे भी रिश्तों के बीच ही जीते हैं। हम तो जीते ही रिश्तों के बीच हैं। हमारा जो तरीका है वो पारिवारिक संबंधों में, रिश्तों में जीने का ही है। आइए बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जिन्हें लेकर के हमारे ये रिश्ते सुंदर बनते हैं, या कि हमारे ये रिश्ते लड़खड़ा जाते हैं, या कि हमारे ये रिश्ते हमें कुछ संदेश देते हैं। अब मैं वो बातें करूंगा जो मेरे अपने मन की है। हमारे घरों में 3 पीढ़ियां हैं, यूं तो 4 पीढ़ियां भी हैं, अमूमन 4 पीढ़ियां पकड़ लेते हैं हमारे घरों में है। एक पीढ़ी है जो अग्रज की पीढ़ी है, यानी मेरी वाली पीढ़ी है, जो दादाजी की पीढ़ी है, नाना जी की पीढ़ी है, बड़े बाबू जी की पीढ़ी है, या बड़े दादाजी की पीढ़ी है, यानी अग्रज पीढ़ी है, सीनियर्स की पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है। वो युवा पीढ़ी है जिसमें बेटे हैं, बहुएं हैं। उन बेटे और बहुओं के भी बेटे हैं या बहुएं हैं, या कि बहुएं नहीं है तो टीनेजर्स बच्चे हैं। तो इस तरह 3 पीढ़ी तो बिल्कुल स्पष्ट है, और कहीं कहीं चौथी पीढ़ी भी है जहां पर कि छोटे नन्हे मुन्ने चौथी पीढ़ी के आ गए। मैं 3 पीढ़ियों की बात करूंगा। मेरा अपना ये सोचना है, यदि हमारे घरों में ये 3 पीढ़ियां प्रेम से रहे, समय के साथ के बदलाव को समझे और एक दूसरे को मान सम्मान और प्यार देवे, तो हमारे जीने का आनंद कुछ और अधिक हो जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में एक फायदा तो हुआ कि ये 3-4 पीढ़ियां काफी समय से साथ रही। जिस समय के लिए हम लगातार आवाजें लगाते थे, सामाजिक मंच पर बहुत बड़े बड़े रूप में कहा जाता था, किसी भी सामाजिक सभा में जब भी बैठते थे तो यही बात आती थी कि परिवार को लोग समय नहीं देते हैं, समय दीजिए, समय दीजिए। समय की बात हम चारों तरफ करते थे। अब समय खूब मिला। अब इस समय का हमने कैसे उपयोग किया
वो तो हम नहीं कह सकते, पर ये सत्य है कि समय खूब मिला और इस समय में बहुत सारी बातें उभर के सामने भी आई। प्रेम की आई, प्यार की आई, तो कहीं कहीं तकरार की भी आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेम प्यार ही समझे हैं, तकरार की भी आई है। ये भी समाचार मिल रहे हैं कि जहां कहीं भी एकांकी परिवार है, 3-4 लोग ही हैं, उनके बीच में काफी दूरियां भी बढ़ गई। जो शुरू शुरू में उन्हें लगा कि नजदीकियां हैं, वो दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि वही वही चेहरे, वही वही बातें, वही वही ज्ञान, वही वही संदेश, वही वही आर्ग्यूमेंट्स और वही वही आदेश, ये सब बातें चलती रही। मेरा अपना ये सोचना है, आइए इस लॉकडाउन पीरियड के बाद अब जब नई पारिवारिक व्यवस्थाएं हमारे सामने आए तो हम किस तरह जीवन का आनंद लें। 3 पीढ़ियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिन पर मैं बात करूंगा। पहली पीढ़ी अग्रजों की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, यानी कि बड़ी पीढ़ी। सबसे बड़ी पीढ़ी आपसे मेरा कहना है, मेरी पीढ़ी आपसे मेरा ये कहना है, अब युवा पीढ़ी आ गई, युवा पीढ़ी को बड़ा मान लीजिए। अब युवा पीढ़ी आ गई, युवा पीढ़ी को बड़ा मान लीजिए। उन्होंने ये प्रमाणित भी कर दिया इस लॉकडाउन पीरियड में कि वो कुछ चीजों में हमसे बहुत आगे हैं। खास कर करके अब जो विश्व आने वाला है, अब जो दुनिया आने वाली है, अब जो तौर तरीके आने वाले हैं जिसमें हमको जीना पड़ेगा, उसमें निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि बड़ी पीढ़ी जो है उसको समझना पड़ेगा कि अब जो युवा पीढ़ी है वो हमसे आगे आ गई है। हम सेमिनार किया करते थे, ये वेबिनार वही लेकर करके आए हैं और अब ये जमाना इन्हीं के साथ चलने वाला है। हम में से अनेक लोगों ने सेटिंग अपने बच्चों से करवाई है कि किस तरह ये फोन चलेगा, ये लैपटॉप चलेगा, या कि किस तरह ये आईपैड चलेगा। यानी कि ये जो युवा पीढ़ी है ये हमसे अधिक समझदार इस जमाने की है, अतः इसे बड़े मानना शुरू करें। अब जब बड़ा मानते हैं तो जिम्मेदारियां देनी पड़ती है। मेरी पीढ़ी की एक तकलीफ है, ये जिम्मेदारी देना नहीं चाहती। ये सदैव सारी चीजें अपने पास रखना चाहती है। उनको लगता है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये इतनी परिपक्व नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, अतः हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, सब कुछ हमने बनाया है, पता नहीं ये कैसे कर देंगे, किस रूप में कर देंगे। अतः हम उन्हें देना नहीं चाहते। मेरी पीढ़ी आपसे निवेदन है, अब उन्हें बड़ा माने और जिम्मेदारियां उन्हें देवे। मेरी पीढ़ी से तात्पर्य सिर्फ दादाजी की पीढ़ी से नहीं है, यहाँ दादी माँ भी शामिल है, या बड़ी माँ भी शामिल है, या नानी माँ भी शामिल है, या बड़ी बुआ जी भी शामिल है, बड़ी काकी जी भी शामिल है। जो बड़ी पीढ़ी है उन्हें कहना चाहता हूँ, अब ये सदैव की टोका टाकी छोड़े। हर समय जो हम घर में टोका टाकी करते हैं, हमारे घर के अंदर अच्छा वातावरण नहीं बनता है। अतः आवश्यक है कि अब हम ये टोका टाकी कम करें। हर वक्त उपदेश नहीं देवे। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, हर वक्त उपदेश नहीं देवे। माना हमारे पास अनुभव बहुत है, माना बहुत अनुभव है हमारे पास में, हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं, सब कुछ हमने कमाया है, घर हमने बनाया है, दुकान हमने बनाई है, फैक्ट्री हमारी है, सारी चीजें हमने की है। पर उसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर समय उपदेश मत दीजिए, क्योंकि युवा पीढ़ी काफी कुछ समझती है। हमारा हर समय का उपदेश उन्हें हमसे परे कर देता है। हमारा जमाना था, निश्चित रूप से हमारा जमाना था, आज भी है, उसकी ना नहीं, पर समय बदल गया है। अतः इस बदलाव को मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, समझिए। खान पान, वस्त्र श्रृंगार, घूमना फिरना सब नए ढंग का होगा, उसे हमने स्वीकार किया भी है और स्वीकार नहीं भी करते हैं, दोनों बात है। कहीं कहीं हम स्वीकार करते हैं और कहीं कहीं हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारा बिना काम का एक झंझट चलता है हमारे घर की युवा पीढ़ी से। जाने अनजाने में हम उन्हें इस तरह का नहीं करने देते जो कि आज के जमाने का है, और जब नहीं करने देते तो एक घर में संघर्ष शुरू हो जाता है। आधुनिक उत्सवों पर अब तकरार करने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक उत्सव जिस तरह के हैं, विश्व कहीं नहीं रुका है, 2-4-6 महीने ठहरा हुआ है, पुनः चलेगा। पुनः चलेगा तो पुनः ये सब बातें सामने आएगी। आज ये संदर्भ में लगे ना लगे, पर जिस तरह लॉकडाउन पीरियड में हम आगे विश्व की तैयारी कर रहे हैं, बाकी बातों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमें ये तैयारी भी करनी पड़ेगी। जब समय आ जाएगा ये सारे विषय पुनः खड़े हो जाएंगे हमारे घरों में। तो आइए ना, क्यों ना इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर आनंद लेवे और हम समझें इस बात को। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, आधुनिक उत्सवों पर तकरार नहीं करें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें स्वीकार करें, तकरार नहीं करें। बच्चों को अति लाड प्यार नहीं करें। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो लाड प्यार होते हैं तीसरी पीढ़ी के प्रति, वो क्या है, ब्याज और मूलधन वाली जो कहानी हमने बचपन से सुनी है,
ब्याज से मूलधन प्यारा, मूलधन से ब्याज प्यारा, ये सब कहानियां चलती रहती है। और इसके कारण से हम हमारी जो तीसरी पीढ़ी है उसको एक नरे ढंग से लाड प्यार करते हैं और वो अति लाड प्यार हो जाता है और ये आजकल हमारे घरों में एक तकरार का कारण बनता है। अतः इससे थोड़ा बचिए। युवा पीढ़ी के साथ युवा बातें करिए, सिर्फ वही ज्ञान और वही उपदेश मत दीजिए। विश्व जिस ढंग से चल रहा है उस ढंग की बातें करिए, आधुनिकता की बातें करिए, आधुनिक गजट की बातें करिए। अब तो समय हमको मिला है, अब लॉकडाउन भगवान ना करे कि और आगे बढ़े, पर जितना भी ये 10-5 दिन का समय है या कि कुछ क्षेत्रों में दिख रहा है कि और भी बढ़ सकता है, तो जहां बढ़े वहां, ना बढ़े वहां, अब जितना समय बचा है कुछ आधुनिक चीजें हमारी युवा पीढ़ी के पास है, जैसे कि गजट्स, तो उन्हें सीखना है तो सीख लीजिए, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम ज्यादा जानते हैं, जो चीज हम नहीं जानते वो नहीं जानते। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं, स्वयं की उपयोगिता यदि बना के रखनी है, यदि आप काम में हैं बहुत अच्छी बात है, यदि आपका घर पे आधिपत्य है बहुत अच्छी बात है, और नहीं है, रिटायरमेंट में है, तो भी आप अपनी उपयोगिता बना के रखें। और ये उपयोगिता हर समय उपदेश देने से, हर समय टोका टाकी करने से, हर समय रोक टोक करने से, हर समय अपने जमाने के सुनाने से, और हर समय ये हुआ तो ये होगा ये कहने से नहीं होगी। अतः समय को समझिए, ताकि यदि बड़ी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी समझेगी तो घर का वातावरण बदलेगा, और घर का वातावरण तभी बदलेगा जबकि हम बदलने का प्रयास करेंगे। अतः मेरी पीढ़ी आपसे निवेदन करता हूं, समय युवा पीढ़ी का आ गया है, अतः अपने आप को बदलिए। आइए युवा पीढ़ी आपसे बात करता हूं। युवा पीढ़ी जो है उनसे बात करना चाहता हूं। ये युवा पीढ़ी टीनेजर्स वाली नहीं, उन युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं जो वाकई युवा हैं, जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, या कि जिनके बेटे बहू भी आ गए हैं। क्योंकि अगर 3 पीढ़ियां हैं तो बेटे बहू भी आ गए होंगे। वो जो बीच वाली पीढ़ी है उससे बात करता हूं। युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं, माना कि हम बुजुर्ग हो गए, माना कि हम अग्रज हो गए, माना कि हम बहुत सी बातें नहीं जानते हैं, माना कि आधुनिकता के पैमानों में कुछ चीजें आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पर हमारी आदतें पुरानी है, ये मान कर करके स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि 40, 50, 60, 70 वर्ष तक हम जिस तरह से जिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत हम उन सब चीजों को छोड़ दें। अतः उन आदतों के पीछे आपके मन में हमारे प्रति तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए कि दादाजी को समझते नहीं, बाबा जी को समझते नहीं, नाना जी को समझते नहीं, दुनिया कहाँ चली गई, ये अभी भी वही बात करते हैं। ये दादाजी, नाना जी, काका जी जितनी भी बात करते हैं युवा पीढ़ी, वो आपके लिए करते हैं। वो आपका अपना अपना अनुभव देना चाहते हैं। तरीका गलत हो सकता है, आपको उपदेश लग सकता है, पर उनकी भावना क्या है? उनकी भावना तो आपको अपना अनुभव देने की है। अतः उसे स्वीकार करने की मानसिकता बनाइए। मैंने ये कहा है कि अब जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, परिवार आपको चलाने हैं। जब आपको सब पद चलाने हैं, परिवार के कोई निर्णय लेने हैं, तो कृपया राय तो हमारी भी लीजिए। राय नहीं लेते हैं तो कम से कम जानकारी तो दीजिए। ऐसा नहीं हो कि वो जानकारी हमें किसी दूसरे रिश्तेदार से मिले। अतः आवश्यक है कि आप इन जानकारियों को हम तक देवें, अनुभव को ना ठुकरावें। हमारे पास अनुभव की एक दुनिया है। युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, अनुभव की एक दुनिया है, अतः इसे ठुकराए नहीं। आपको लगता होगा ये जो बाल सफेद हो गए, अब इन सफेद बालों की क्या कहानी है? तो किसी कवि ने, किसी किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, ये जो बाल सफेद किए हैं, ये जो बाल सफेद किए हैं, इनमें बड़ा अनुभव लगा है। ये जो बाल सफेद किए हैं, इनमें बड़ा अनुभव लगा है। कालों का क्या है? कालों का क्या है? 100-200 रुपए में हो जाते हैं। कालों वालों का क्या है? 100-200 रुपए में। अतः इसे ठुकराइए मत। ये जो सफेद वालों का अनुभव है, इसे कम मत आंकिए। घर आपकी जवाबदारी है, तो अब घर आप चलाइए। 30 त्योहारों पर आप भी तो वैसे ही रहिए ना। मैंने कहा आधुनिक उत्सव हम आपके मानेंगे, तो 30 त्योहार आप भी तो हमारे मानिए युवा पीढ़ी। हमारी खुशियां हैं, दादी माँ की खुशी है इन 30 त्योहारों में, नानी माँ की खुशी है, बड़ी बुआ जी की खुशी है, बड़ी माँ की खुशी है, मासी जी को मजा आता है, सासू माँ को मजा आता है। तो आप भी इन 30 त्योहारों को उत्साह के साथ मनाइए ना। इन्हें पुराणपंथी कह के क्यों छोड़ना चाहते हैं? महिषी समाज में तीज के पिंडे एक ऐसी खूबसूरत परंपरा है जो कि हमारे पास है, इसे छोड़ने की क्यों बात करते हैं? इसका रूप स्वरूप बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो सवा सेर का पिंडा बनाना है कि पाव भर का बनाना है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर वो बनना चाहिए, वो बनना जरूरी है। वो बनेगा तो ही जीवन का आनंद आएगा।
वो बनेगा तो उसके इर्द गिर्द सारी चीजें होगी। अतः आवश्यक है युवा पीढ़ी कि आप इन सब बातों को समझें। मैंने देखा है अमूमन आजकल हमारी युवा बहनें कामकाज में लग गई, बहुत सारी प्रोफेशनल भी है। अब तीज के दिन तो छुट्टी होती नहीं है, ऑफिस से आती है, जल्दी जल्दी आती है, नीमड़ी पूजना है, कितनी छोटी बात है, नीमड़ी पूजना है। महेश्वरी समाज में हमारे घरों में नीमड़ी की बहुत प्रथा है। सासू माँ, काकी माँ या कि और कोई बड़ी भाई जो भी घर में है वो तो सब सजी धजी है, पर जिसको सबसे ज्यादा सजा धजा होना चाहिए वो एकदम जल्दी में है। तो बताइए घर का वातावरण कैसे कैसे अच्छा होगा। बातें कितनी छोटी है पर यही बातें तो घर में वातावरण बनाती है, यही बातें घर में वातावरण बनाती है। अतः युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ इन 30 त्योहारों को भी उतनी खुशी से मनाइए जितने से आप बाकी चीजें मनाना चाहती हैं। उस दिन वस्त्र परिधान और श्रृंगार किसके लिए है? उसी दिन के लिए तो है। यदि नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी पीढ़ी के साथ में अपने बच्चों को बैठने दीजिए, दादा दादी के साथ बच्चों को बैठने दीजिए। लॉकडाउन पीरियड की बात नहीं है, अभी तो हम बैठ रहे हैं, मन से बैठ रहे हैं कि मजबूरी से बैठ रहे हैं नहीं कह सकते। शुरू शुरू में ऐसा लगता था सब लोग बहुत मन से बैठ रहे हैं, पर धीरे धीरे ये लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड ये सब कमजोर पड़ने लगे। ये अंताक्षरियां भी अब फीकी पड़ने लगी। ये संगीत के प्रोग्राम, ये जूम, ये सब धीरे धीरे यूं लगने लगे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। थोड़े दिन में मुझे मालूम है ये मानवीय स्वभाव है, थोड़े दिन बाद में हमको ये सब चीजें फिर पुरानी लगने लगेगी और हम दौड़ने लगेंगे। अतः आज सीखिए, आज सीखिए इस बात को, आज समझिए इस बात को। ये अवसर है हमारे पास में कि हम हमारे परिवारों को बहुत सुंदर बनाए, हम हमारे रिश्तों को बहुत खूबसूरत बनाए। अतः आवश्यकता है इस बात को जानने की। आपके अपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दादा दादी के पास बैठने के लिए प्रेरित करिए। अभी तो बैठ भी रहे हैं, अभी तो रामायण भी देख रहे हैं, कहानियां भी सुन रहे हैं, पर बाकी समय में भी जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और दुनिया दौड़ने लगे तब ये प्रयास करिएगा कि इन चीजों को हम ऐसे ही बना के रखें। दादा दादी के पास जो बच्चे बैठते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जो बच्चे दादा दादी के पास बैठते हैं उन्हें किसी भी संस्कार स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें किसी भी संस्कार शिविर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दादा दादी खुद जो है वो संस्कार शिविरों का खजाना है, वो संस्कार शिविरों का खजाना है। अतः जरूर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान देवें। युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं ध्यान देवें। जो कुछ आप कर रहे हैं आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। अतः वैसा ही आचरण करिए जैसा आचरण चाहते हैं कि आप जब हमारी उम्र में आए, आप बड़े हो जाएं तो आपके बच्चे आपके साथ करें। अतः आवश्यक है कि आपका सारा आचरण, आपका सारा व्यवहार वो होना चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ करें। दुनिया का दस्तूर है, जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। जो पास में है, जो बिखेरा है वही तो बुहारा जाता है, जो उगाया है वही तो खाया जाएगा। अतः आवश्यक है कि युवा पीढ़ी आप अपने आचरण को परिवार में सम्मान से जोड़ें, अग्रज पीढ़ी का तिरस्कार नहीं करें, उनका आदर करें, उनकी राय का महत्व देवें, उन्हें अपने पास रखें, उनके पास सम्मान की बात करें। यदि वो घर के अधिकारी है तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, पर यदि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो उन्हें अनावश्यक ना समझे। ये आपका सौभाग्य है कि आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरे शास्त्रों में, हमारे सभी शास्त्रों में बिल्कुल ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर घर में जो माता पिता है, घर में जो दादा दादी है, घर में जो बुजुर्ग है, वो भगवान के ही प्रतिरूप है, वो भगवान के ही प्रतिरूप है। अतः निश्चित रूप से हर घर में हमें ये मिल रहे हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें मिल रहे हैं। अतः इस मान सम्मान को बनाए रखें। एक और पीढ़ी है टीनेजर पीढ़ी, टीनेजर पीढ़ी जो कि युवा पीढ़ी कहलाती है हमारे घर की, वो है। मेरा अपना सोचना, ये एक मिलेनियर पीढ़ी है, एक मिलेनियर पीढ़ी है। 1990 से 2000 के बीच में जो पीढ़ी जन्मी है वो मिलेनियर चेंज हो रहा था, एक नया मिलेनियर 2000 के बाद आया। 1990 से 2000 के बीच में यदि आप देखेंगे तो भारी परिवर्तन हुए थे हमारे जीवन में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजें उसी समय इंट्रोड्यूस हुई थी।
कामकाज के तरीके बदलने शुरू हो गए थे। विदेशों से हम लोगों के एजुकेशन के या कि व्यापार के या कि घूमने फिरने के ये सारे साधन जो हैं वो उसी पीरियड में शुरू हुए थे। यानी 1900 से 2000 के उन 10 वर्षों में जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो पीढ़ी डेफिनेटली एक न्यारी पीढ़ी है। उसके बाद की पीढ़ी तो बिल्कुल अलग है ही, उसके बाद वाली पीढ़ी तो बिल्कुल अलग है, पर वो पीढ़ी भी एक न्यारी पीढ़ी है। वो जो 20 से 30 वर्ष वाली पीढ़ी है वो एक अलग पीढ़ी है। अतः उस पीढ़ी ने जिस समय जन्म लिया है, जिस समय वो आगे बढ़ी है, जिस तरह की शिक्षा दीक्षा, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का रहन सहन, जिस तरह का खान पान इस पीढ़ी ने देखा है, निश्चित रूप से हमारे घरों की युवा पीढ़ी और हमारी अग्रज पीढ़ी इससे परे रही है। अतः इस टीनेजर पीढ़ी को समझना आवश्यक है, इस टीनेजर पीढ़ी को भी समझना आवश्यक है। मेरा अपना ये कहना है, इस टीनेजर पीढ़ी को स्पेस देवें, इनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। ये तरीका ठीक नहीं होता कि हम घड़ी घड़ी उनकी जासूसी करें, उनके पर्स देखें या कि उनके मोबाइल देखें या कि उनकी अलमारी देखें। मत देखिए, हम जितना ये देखने की कोशिश करेंगे उतना वो हमसे परे भागेंगे। अतः उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें, उन्हें स्पेस देवे, बिना काम की टोका टाकी नहीं करें, बातचीत करें। वो भगते हैं हमसे, हमें मालूम है वो भगते हैं हमसे, पर यदि हम प्रेम से बात करेंगे तो कहीं नहीं भगेंगे। हम बात करने के पहले उपदेश देते हैं, हम बात करने के पहले उनको ये कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, आपको क्या मालूम है कैसी दुनिया है, तू तो अभी बच्चा है, जो बड़ा होगा तो पता लगेगा। पैसा कमाना कोई सहज नहीं, साधन जुटाना कोई सहज नहीं, दुनिया में निकलेगा तो पता लगेगा। इन सब बातों के कारण हमारी टीनेजर पीढ़ी हमसे भगती है। अच्छा, ये सब बातें वो सुनेंगे, पर यदि हम प्रेम से बैठा कर करके उनकी भी सुनेंगे तो वो हमारी भी सुनेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। आप तभी सुनेंगे दूसरे की जबकि वो आपकी सुनेगा, अन्यथा तो थोड़े दिन में ये होगा कि या तो आप भगना शुरू कर देंगे या वो भगना शुरू कर देगा। अतः बातचीत करें, टीनेजर पीढ़ी को जेब खर्च देवें, क्योंकि समय बदल चुका है, सभी देते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर समझ करके जेब खर्च देवें। अतिशयोक्ति करने की भी जरूरत नहीं है, अतिशयोक्ति करने की भी जरूरत नहीं है, तो कंजूसी करने की भी जरूरत नहीं है। समय समझिए, परिस्थितियां समझने, अपने घर की व्यवस्था समझिए, अपने घर के जीने के तौर तरीके समझिए। अगर गाड़ी दे रखी है तो पेट्रोल लगेगा ही, नहीं है तो कोई खास बात नहीं। तात्पर्य ये है, जिस व्यवस्था में हमारे परिवार जीते हैं उसी व्यवस्था के अनुरूप हमें करना चाहिए, पर यह भी नहीं कि हमारे पास संपन्नता है तो हम कुछ भी करें, ये भी ठीक नहीं। प्रत्येक घर के कुछ नियम होते हैं, हर घर के कुछ नियम होते हैं, हर घर के कुछ कानून कायदे होते हैं, हर घर के जीने के कुछ तरीके होते हैं। अतः इन तरीकों को, इन नियमों को, इन कानून कायदों को आप अवश्य उन्हें बताएं, जब भी अवसर आए उन्हें बताएं, पर हर समय इसी बात के पीछे ना रहें। हर समय इस बात के पीछे रहेंगे तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे। बदलाव को समझें, समय के साथ जो बदलाव आया है, जो जीने में, जो तौर तरीकों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मित्रों में, आने जाने में, खाने पीने में, युवा पीढ़ी हमारे घरों की, टीनेजर पीढ़ी और युवा पीढ़ी का ही फर्क समझ लीजिए। युवा पीढ़ी को ये लगता है कि वो बहुत आधुनिक है, वो बहुत ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती है, वो पढ़ी लिखी है, वो दुनिया जानती है। चलो बड़ी पीढ़ी तो नहीं जानती, पर युवा पीढ़ी जानती है। पर अब जो हमारे घरों की टीनेजर पीढ़ी है, उसके सामने हमारी युवा पीढ़ी भी आज जो है वो पुरानी पीढ़ी हो गई, वो पुरानी पीढ़ी हो गई। अतः उस युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से हम आज के वातावरण को समझेंगे ये आवश्यक नहीं है। अतः समझिए समय कहाँ चल रहा है। खास कर करके जो युवा टीनेजर्स बेटियां हमारे घरों में हैं, उनको लेकर करके कई बार हम बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारा तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है, गलत नहीं है, स्वाभाविक है, गलत नहीं है। पर इसके लिए कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से समझना आवश्यक है। उनमें एक तरीका ये है, वो किन मित्रों के साथ रहती है या किन मित्रों के साथ जाती है, वहां जासूसी करने की या रोकटाक करने की आवश्यकता नहीं, पर वो मित्र कौन है वो हमें समझना चाहिए, वो हमें समझना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम प्रेम से समझेंगे, और इसमें खास कर करके जो मम्मी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो माँ होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः माँ को चाहिए कि वो अच्छे से समझे। सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। यदि आप समझेंगे, आप फ्रीली, फ्रैंकली
प्रेम से बात करेंगे तो बच्चे भी आपसे उसी ढंग से ओपनली खुल के बात करेंगे। और हमें यदि आगा पीछा करते हुए बात करेंगे तो बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमको ज्यादा आगा पीछा करके बात करेंगे। टीनेजर पीढ़ी के साथ में आज जो युवा पीढ़ी है उसको कहना चाहता हूं, इस टीनेजर पीढ़ी पर अपने सपने ना ला दें। जो चीज हम नहीं हासिल कर सके वो हमारे बच्चे करे, ये सोचना ठीक नहीं। हर बच्चे की अपनी पोटेंशियल है, हर बच्चे का अपना एक फ्लेवर है, हर बच्चा अपना एक भाग्य, एक तौर तरीका, जीने की एक पद्धति लेकर के अपना अपना एक, जिसे कहते हैं कि सारी चीजें वो भी तो अपनी लेकर करके आया है। अतः उसकी अपनी जो चीजें हैं उन्हें समझिए, वो किस लेवल पे जाता है। आजकल हमारे घरों में एक बड़ी बड़ी एक अजीब सी कहानी हो जाती है। क्यों हमारे टीनेजर बच्चे हमसे इतने भगते हैं? उन्हें नहीं संगीत का शौक है, पर हम देखते हैं भाई साहब का बच्चा तो संगीत में बहुत ठीक है, हम हमारे बच्चे को भी संगीत में लगा देते हैं, म्यूजिक में लगा देते हैं। भाई साहब का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हम क्रिकेट खिलाएंगे। भाई साहब की बच्ची पेंटिंग कर रही है, हम भी पेंटिंग कराएंगे। नहीं जरूरी है। हम हमारे बच्चे की पोटेंशियल समझे, हम हमारे बच्चे का क्लेवर समझे, हम हमारे बच्चे को ये समझने की कोशिश करें कि बच्चा किस लेवल का है और उसी हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। हमें हमारे सपने हमारे बच्चों पर नहीं लादने चाहिए और हमें हमारे बच्चों का बिना काम का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे वहां भाई साहब के घर में हो, चाहे ससुराल वाले घर में हो, चाहे बुआ जी के घर में हो, उन बच्चों से नहीं करना चाहिए। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव से हमें बहुत बड़ा घाटा होता है। अतः इन बच्चों का बिना काम का कंपैरिजन नहीं करें। हर जगह हमारे ही बच्चे हर फील्ड में आगे होंगे, ये संभव नहीं है। वास्तविकता ये है, हर फील्ड में हम भी तो आगे नहीं है, हम भी तो नहीं है हर फील्ड में आगे। अगर हम भी हर फील्ड में आगे नहीं है तो बच्चे कैसे आगे होंगे? हाँ, कोई एक फील्ड हो सकता है जिसमें वो आगे हो, तो उस फील्ड को पहचानिए, उस फील्ड को पहचानिए। मुझे याद पड़ रहा है गालिब का एक शेर। गालिब ने इतने बरसों पहले लिखा था इन बच्चों के लिए। जब हम माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं तो गालिब ने लिखा था, उड़ने दे इन परिंदों को, उड़ने दे इन परिंदों को खुली हवा में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को खुली हवा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट कर वापस आएंगे, जो तेरे अपने होंगे वो लौट कर वापस आएंगे। तो वो लौट कर वापस कब आएंगे? वो जब आएंगे जबकि हमारे प्रति उनके मन में प्यार होगा, स्नेह होगा, सम्मान होगा। अतः बिल्कुल मत डरिए। हमारा अपना आचरण, हमारा अपना प्रेम, हमारा अपना स्नेह, हमारा अपना सम्मान, हमारी अपनी समझ हमारे टीनेजर्स बच्चों के साथ में यदि जुड़ी रहेगी तो डेफिनेट मानिए कि वो सारे बच्चे हमारे ही रहेंगे। टीनेजर्स बच्चे यदि सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, अब उन टीनेजर्स बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैंने पूरा पक्ष आपका रखा है, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मम्मी पापा हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे बड़ी माँ बाबा जी हो, काका काकी हो, आपके पीछे कुछ तरह की बातें जो करते हैं, चाहे वो उपदेश हो, चाहे आपको टोकना हो, चाहे आपको वो समझाना हो, आप दिल से मानिए वो ये सारे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको ये सब बातें कहते हैं। वो आपको नाराज करना नहीं चाहते हैं, पर वो उनके पास अनुभव की एक दुनिया है, वो अनुभव आपको देना चाहते हैं। अतः आप भी थोड़ा मन खुला रख कर करके वो समझने का प्रयास करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी इच्छाओं का मान सम्मान रखें, तो आप भी समझिए इन बातों को, जिन बातों के लिए हम आपके पीछे रहते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम आपको जीवन के उन क्षेत्रों में इधर उधर करें जो कि आपको नहीं पसंद है, पर हम में जितनी समझ है, हम में जितना ज्ञान है, वो समझ और ज्ञान अनुभव के आधार पर हम आपको देना चाहते हैं। अतः आप भी हमें ये कह के मत ठुकराइए कि आधुनिकता नहीं जानते, समय को नहीं जानते। माना गजेट साहब बहुत जानते हैं, मुझे मालूम है। 3-4 साल के हमारे घर के बच्चे आज जिस गति से सेल फोन चलाते हैं, हम 60 वाले नहीं चला पा रहे हैं। 7-8 साल के बच्चे तो सारी चीजें इसमें से निकाल लेते हैं और 10 साल वाले बच्चे तो पूरी दुनिया जानने लगे, पूरी दुनिया जानने लगे इस सेल फोन के अंदर। ऐसे ऐसे वीडियो बना लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना लेते हैं कि पूछिए मत। हम मानते हैं इस फील्ड में आप हमसे बहुत आगे हैं, पर बेटा जी सिर्फ यही तो फील्ड नहीं है ना जीने का। इस फील्ड में हम आपकी मानेंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें आप भी हमारी सुनिए, क्योंकि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं,
हम आपका बहुत भला चाहते हैं, हम आपको दुनिया में बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सारे काम हम आपसे करते हैं। आइए पारिवारिक रिश्तों में इन तीनों रिश्तों की बात यहीं पे समाप्त करते हुए चौथे रिश्ते पर मैं चलूंगा। चौथा रिश्ता, 3 पीढ़ियों के रिश्तों पर मैंने आपसे बात की है। पहली बात अग्रज पीढ़ी जो मेरी पीढ़ी है, दूसरी बात जो युवा पीढ़ी है, तीसरी बात जो टीनेजर पीढ़ी है। इन 3 पीढ़ियों की बात मैंने की है। चौथी पीढ़ी जो है वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी पेरेंटिंग की बात हम अलग अलग समय पे करते रहते हैं, उसकी बात आज मैं नहीं करूंगा। मैं आपको बड़े पारिवारिक रिश्तों में रखना चाहूंगा। एक ऐसे रिश्ते की व्याख्या करूंगा जो सुन के हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अजीब लगे और कुछ लोगों को लगे कि इस रिश्ते पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की। उस रिश्ते पर मैं बात करता हूँ, पिता पुत्र का रिश्ता। हम माँ बेटी के रिश्ते पे, सास बहू पे, दादा दादी पे, टीनेजर्स पे, युवा पे, सब पे बात करते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते पर बात नहीं करते। मेरा अपना अनुभव कहता है, मैं जो चारों तरफ देखता हूँ, जो समझता हूँ, जो सीखा है मैंने, जिनको मैं चारों, ऐसा ऐसा समझिए कि मेरे अपने इस अनुभव में ये बात मुझे अब बड़ी खुल के दिखाई दे रही है। इस पिता पुत्र के रिश्ते को अब हमारे घरों में समझना आवश्यक है। इसलिए भी समझना आवश्यक है, अब 2 4 5 संतानें तो है नहीं, अब 1 1 2 2 तो बेटे हैं। खास कर करके जहां कहीं भी 1 1 बेटे हैं, वहां तो बहुत ही अजीब स्थिति बनती जाती है। अगर पिता पुत्र के बीच में ये दूरियां इस ढंग से रहती है, अनेक घरों में देखने को आता है। सब चीजें शानदार है, मकान बहुत अच्छा है, दुकान बहुत अच्छी है, फैक्ट्री फर्स्ट क्लास चल रही है, गाड़ी घोड़े हैं, सेवक है, सारी चीजें हैं, पर घर के अंदर पिता पुत्र के बीच में संवाद नहीं है। अपना अपना काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही घर है, सारी चीजें वही है, पर जो एक आत्मीय व्यवहार होना चाहिए, जो पिता पुत्र के बीच में एक संबंध होना चाहिए, उसमें दूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा समझिए, ऐसा क्यों? मेरा अपना ये सोचना है, इसका कारण ये है, जो पिता है उसके दिमाग में एक बात रहती है सदैव कि वो बहुत समझदार है, सब कुछ हमने तो बनाया है, ये दुकान हमारी है, ये मकान हमारा है, ये फैक्ट्री हमारी है, तू तो कल आया है, 2 4 5 वर्ष तो हुए हैं तुझे आए हुए, सब चीज हमारी है, तूने कहाँ दुनिया देखी है, तू कितनी दुनिया जानता है। पुत्र को अनुभवहीन मानते हैं, अपना दोहराव करना चाहते हैं। जो कुछ दादाजी ने हमारे साथ किया था ना, बिल्कुल हम चाहते हैं वो का वो हम हमारे बेटे के साथ करें। ये बात ठीक नहीं। दादाजी और हमारा जमाना अलग था, दादाजी और हमारा जमाना बहुत अलग था। आज जो जमाना है वो बिल्कुल अलग है। हमारे और दादाजी के जमाने में, दादाजी और पिताजी के जमाने में जो हुआ था और पिताजी ने जो हमारे साथ किया था, उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। उस समय ज्यादा फर्क नहीं था चीजों का, खाली इतना सा ही फर्क हुआ था, पगड़ी हटी थी, टोपी हटी थी और धोती हटी थी, उसकी जगह पैंट शर्ट आई थी। आज हो सकता है आप कहेंगे अब क्या बिगड़ा है, पैंट शर्ट हट के वरमूडा आ गया। नहीं, वरमूडा जींस की बात नहीं है, वातावरण पूरा बदल गया, शिक्षा की पद्धतियां बदल गई, खान पान बदल गए, रहन सहन के तौर तरीके बदल गए, घूमना फिरना बदल गया, आचार विचार बदल गए, सारी चीजों में परिवर्तन आ गया। अतः प्रत्येक पिता को समझना चाहिए कि पुत्र के साथ वो दोहराव नहीं करे जो हमारे पिताजी ने हमारे साथ किया था। पुत्र को अनुभव ना समझे, अपना अनुभव जरूर देवे, पर अनुभवहीन बिल्कुल मत समझे, क्योंकि अब की दुनिया में जो लोग तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमसे ज्यादा बहुत सी चीजें समझ रहे हैं। हमने धन मुश्किल से कमाया है, बेटा उड़ा नहीं दे, इस परवाह को मत करिए, अपना अनुभव बताइए और विश्वास करिए। हम देख रहे हैं 5-7-10 वर्षों में हमारे बेटों ने जिस जो गति पकड़ी है, 5-7-10 वर्षों में बेटे बहुत आगे निकल गए। दूसरे का बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत कहना मानता है, तू ही ऐसा है इसलिए हमारा व्यवहार ऐसा है। करीब करीब हर पिता को ये रहता है कि फला फला का बेटा बहुत अच्छा है, बस उसका बेटा बहुत बढ़िया है, तू ही ऐसा है। कारण ये है भाई साहब कि जब भी हम दूसरे के घर जाते हैं तो जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर तो सभी के बेटे अच्छे होते हैं। वो दूसरे वाले को पूछ लीजिए, वो हमारे घर आते हैं तो वो भी यही कहते हैं आपका बेटा तो कमाल है, पर उससे पार नहीं पड़ती है। हर घर की जो अपनी वास्तविकता है उसे समझिए। मेरा निवेदन है, पिता पुत्र के रिश्तों को नए ढंग से समझिए। आने वाले समय में हम कितने भी नारे लगा लें, चाहे सामाजिक मंचों पे लगा लें और चाहे हम कितने भी व्याख्यान कर लें, ये सत्य है, आने वाले समय में संतान 1 या 2 से अधिक नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। यही वास्तविकता है और ये वास्तविकता देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से,
ये वास्तविकता देख रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। अतः जब एक एक दो दो संतानें होगी और उसमें भी एक पुत्र है, एक पिता है, उनके बीच में भी अगर खूबसूरती से समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समझ नहीं होगी, तो जी तो रहे हैं, जीने की ना नहीं है, पर जीने का आनंद नहीं है। अतः इस आनंद को द्विगुणित करना है तो इस विषय को समझिए। अब पुत्र बेटे जी आपसे भी बात करूंगा। माना कि 5-7 वर्ष, आपने 5-7 वर्षों में उतना कमा लिया जितना मुझे कमाने में 20 वर्ष लगे और दादाजी को 50 वर्ष लगे। पर ये मत भूलिए कि ये 20 वर्ष, ये 5 वर्षों में आपने जो कुछ कमाया है, उसकी जड़ें हैं वो दादाजी और पिताजी हैं। आपने जो ये वृक्ष लगाए, वृक्ष पे जो खूबसूरत जो जो फ्रूट्स लगाए हैं ना आपने, आपको जो फल लगते हैं, आपको लगता है कि फल तो सारे आपने लगाए हैं, पर इसकी जड़ें दादाजी की लगाई हुई है। ये पेड़ जो है ना पिताजी ने सींचा है। अतः कृपया आप भी वो मान सम्मान बनाइए। ये कह के मत छोड़िए आउटडेटेड है, पिताजी को समझते नहीं है। क्या बात करें, पिताजी से जब भी बात करें झगड़ा होता है, पिताजी से जब भी बात करें वो 3 सुनाते हैं। सुन लीजिए ना, आखिर उनके पास भी तो चीजें हैं सुनाने लायक। अतः समझिए, इस रिश्ते को थोड़ा और खुला करिए, इस रिश्ते में प्रेम उत्पन्न करिए। इस रिश्ते में प्रेम हो सकता है अनेक लोग जो सुन रहे हैं उनको लग रहा हो ये क्या विषय छोड़ा है, ये विषय ऐसे ही नहीं है, ये विषय आ गया, हमारे घरों में आ गया, या कि दौड़ रहा है, जिन घरों में नहीं आया आ जाएगा। अतः आज ही सावधानी बरतते हैं। इस विषय को, पिता पुत्र को इस सम्मान के साथ, ना तो पिता को इस अभिमान की जरूरत कि मेरा सब किया हुआ है, और ना पुत्र को इस अहम को पालने की जरूरत कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, 5-7 वर्ष में मैंने उतना कमा के दे दिया जितना पिताजी 20 वर्ष में नहीं कर सके। अतः ये अहम और अभिमान दोनों छोड़िए और प्रेम, प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाइए। माँ बेटी का रिश्ता और एक जिस पर बात करना चाहूंगा, सबसे प्रिय रिश्ता हमारे घरों का जो होता है वो माँ बेटी का रिश्ता रहता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। माँ बेटी के रिश्ते में कहीं कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात करूंगा। हर माँ की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बेटी को अगले घर के लिए तैयार करे, और करती भी है। हमारे घरों में सब माताएं इस बात के लिए जागरूक रहती भी है, सबको मालूम है विवाह होके ये जाएगी, और उस हिसाब से वो सब बातें करती भी है। लेकिन फिर भी इस समय जो समय बदला है, उस समय में कई बार हम कमजोर पड़ रहे हैं। अतः इस ओर ध्यान देना आवश्यक है, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, सब घरों में जहां पर भी बेटियां हैं, बेटियां बड़ी हो रही है, कुछ वर्षों में उनका विवाह होना है या वो दूसरे घर में जानी है, एक निवेदन, सिर्फ एक निवेदन है, बेटी को इस बात के लिए अभी से तैयार करना शुरू करिए कि उसे जहां जाना है, हो सकता है वहां सब चीजें बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, पर ये जरूरी नहीं कि जैसा पियर में सब कुछ है वैसा मिले। उससे बहुत अच्छा हम देंगे, ये सही है, पर मानवीय व्यवहार कैसा मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, तौर तरीके क्या मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। हम जो गाजे बाजे करते हैं वो ऊपरी दिखावे के सब फिट होते हैं, पर जब व्यक्ति घर में रहता है तब तरीके सामने आते हैं कि कौन किस तरह रहता है, कौन किस तरह जीता है। तो प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि विवाह योग्य बेटी जब होनी शुरू होती है तो इस बात की खास करके माताएं जो है वो मानसिक तैयारी करवाए कि भाई अगले घर जाना है और अगले घर ये चीजें इस ढंग से मिल सकती है। ये हमारी दादी माओ ने बहुत करवाई थी। अब इन वर्षों में छूटने लगी ये चीजें। अब किस ढंग से होगी, पुराने ढंग से नहीं होगी, होगी आधुनिक ढंग से, पर ये मानसिकता आवश्यक है। और अब जो मेरा कहना है, विवाह हो गया बेटी का, अब वो चाहे 1 महीने की विवाहित है कि वो चाहे 10 वर्ष की विवाहित है, 10 वर्ष के बाद तो या 8 वर्ष के बाद तो कहानियां अलग हो जाती है। हालांकि आजकल तो 20-20 वर्ष में भी कहानियां आ रही है, पर वो छोड़िए, उनकी चिंता नहीं करते हैं। विवाह के बाद में मेरा निवेदन मेरे घर की सब माताओं से, कृपया बेटी को ससुराल में जमने दीजिए, बेटी को ससुराल के तौर तरीके सीखने दीजिए, बेटी को ससुराल में ढलने दीजिए। ये सेल फोन उठा करके दिन भर बातें मत करिए, दिन भर मत पूछिए कितने बजे उठी, कितने बजे सोई, क्या खाया, कैसे रही, कैसे गई, क्या मत करिए, ये सब बातें मत करिए। हर समय ये फॉरवर्ड, हर समय ये फोटोएं, हर समय ससुराल की कहानियां बिल्कुल मत पूछिए, राजी रहने दीजिए। कुछ कुछ महीने या ऐसा समझिए कि जब आपको लगता है कि नहीं भाई हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, वो इस समय है जबकि आपको नहीं पूछना है। उसे जमने दीजिए, उस घर परिवार में जमने दीजिए, उस घर परिवार का होने दीजिए। सुख दुख के तो हम साथी हैं ही,
भगवान ना करे कोई विपत्ति आई तो हम ही जाएंगे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हमारी पंचायतियों से विपत्तियां पैदा हो। अनुभव ये कहने लगा कि हम पंचायती करते हैं तो विपत्तियां पैदा होती है, अतः नहीं आवश्यक है। बस ये निवेदन इस माँ बेटी के रिश्ते में, और कुछ नहीं। सास बहू का रिश्ता थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी कुछ नहीं है। बहू बेटी का अंतर रहता है, हम खूब नारे लगाते हैं, हम खूब नारे लगाते हैं इस बात के कि बहू बेटी एक है, पर वास्तव में बहू बेटी दो होती है। इसे स्वीकार करिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटी बहू जो है वो बेटी जैसी होनी चाहिए, बेटी तो नहीं होगी, बेटी तो नहीं होगी, स्वाभाविक बात है, वो बेटी नहीं होगी, क्योंकि वो एक नई परंपरा, नए तौर तरीके, नए आचरण, नया रंग ढंग जिसमें वो जन्मी बड़ी हुई है, वो साथ में लेके आई है और वो परिपक्व होके आई है। अतः ये कहना सहज है कि ये बेटी पर बेटी जैसी हो सकती है, अतः हमें ये प्रयास अवश्य ही करना चाहिए कि वो बेटी जैसी बने। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो है, अब घर की जवाबदारी यदि वाकई आप सासू माँ है और बहू को देना चाहती है तो फिर अच्छे ढंग से दीजिए, पूरे ढंग से दीजिए। हमारे घरों की एक तकलीफ है, कहती तो सब सासू माँ है कि भाई अब बहू संभालेगी सब, बहू आ गई हम तो अब आराम में रहेंगे, पर रियल में चीजें छोड़ते कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि चाबियां दे दी, पर रियल में चाबियां देते नहीं है। चाबियां दे देते हैं, पर चाबी देने के बाद में जो अंदर सामान है ना वो नहीं देते हैं। तो फिर फायदा क्या है चाबी देने का? इस बात को भावनात्मक समझिए, ना कोई चाबी है ना कोई देना है, पर इस बात को समझना आवश्यक है। अगर जवाबदारी दे दी तो दे दीजिए। फिर हमारे घरों में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के जब तनाव पैदा हो जाते हैं, ये किचन जो है स्वाभाविक है। वैसे तो कहा भी जाता है हम मारवाड़ियों की तो सारी चीजें वो पेट के रास्ते से चलती है, खाना पीना नहीं हो तो हमारी काम। और अभी लॉकडाउन में तो हमने देखा है, अब ये बिना संदर्भ की बात मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन में लोगों ने आनंद खूब लिए। तो लॉकडाउन में एक बात जो मेरे तक बहुत खुल के पहुंची है वो ये भी पहुंची है कि लॉकडाउन में जहां कहीं भी परिवार के कुछ ज्यादा सदस्य है वहां महिलाओं की बहुत हालत हो रही है, क्योंकि अब सेवक और बाइयां तो आनी बंद हो गई। घरों में सेवक बाई तो है नहीं, सुबह से लेकर रात तक महिलाएं, हम भी घर में बैठे हैं, बच्चे भी घर में बैठे हैं, सब खाना पीना वही। हमका तो 5 तरह की चीजें चाहिए, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। अब बच्चों का एजुकेशन भी शुरू हो गया, उनको पढ़ाओ भी, इधर टीवी भी चल रहा है, रामायण भी देखो। तो सुबह से लेकर कर करके महिलाओं की तो कृपया अब ये समय आ गया है कि हम समझें, ये लॉकडाउन भगवान ना करे आगे चले, पर ये है हम सहयोगी भी बने हैं, इसकी ना नहीं है, पर हम सहयोगी फोटो खिंचाने के ज्यादा बने, काम करने के कम बने। लोगों ने भेजी शुरू में फोटोआं, किचन चौके में ये कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पर ये सिर्फ फोटोएं थी। बहुत ज्यादा लोगों ने किया कुछ नहीं है, 2 4 5 10 बार फोटोएं घूमी, उसके बाद हम वापस जैसे हम पुरुष है वैसे ही बन गए हम तो। और ज्यादा पराधीन हो गए हम तो, पहले से ज्यादा पराधीन हो गए। तो कृपया इस बात को समझिए। इस बात से जुड़ी हुई सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये वाकई समय है जबकि हमने समझा है हमारे घर की महिलाएं बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। वास्तविकता ये है हम पुरुष ऑफिस में उससे काफी कम काम करते हैं, ये हमने बहुत अनुभव कर लिया है। अतः प्रत्येक घर में हमें इस रिश्ते का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। महिलाएं दोयम दर्जे की नहीं है, हमसे ज्यादा सुपीरियर है, हमसे ज्यादा सुपीरियर है। अतः इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अंतिम बात जहां मैं वापस करना चाह रहा था सास बहू के रिश्ते की, उसमें जो बात कहता हूं वो यही बात कहना चाहूंगा, यदि प्रोफेशनल बहू लेकर के आए हैं या प्रोफेशनल बहू लेने का मन बना रहे हैं, जीवन तो चलेगा ना। प्रोफेशनल बहू लेकर के आए हैं या प्रोफेशनल बहू लाने का मन बना रहे हैं, तो कृपया अपने परिवार की और खुद की स्थिति को समझ कर करके ये कार्य करिएगा। प्रोफेशनल बहू लानी अच्छी लगती है, पर बाद में अगर सामंजस्य नहीं बैठा पाते तो घर बिखरते हैं हमारे। स्वाभाविक है, प्रोफेशनल बहू के तौर तरीके घर की जो कामकाजी बहू होगी उससे फर्क में रहेंगे। आने वाला समय अब घर की कामकाजी बहू कोई आएगी ये संभव भी नहीं है। आज हमारी बेटियां जिस गति से पढ़ रही हैं, जिस तरीके से हम उनको स्टडी करवा रहे हैं, जिस तरीके से नए नए कोर्सेज में हम उन्हें भेज रहे हैं, वो सब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है ये बेटियां तो बहुएं बनेगी, ये बेटियां ही तो बहुएं बनेगी। अतः आने वाला समय प्रोफेशनल बहुओं का होगा, हमें मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैं पिछले ही वेबिनार में कह रहा था
वर्क ऑन होम चला है, वर्क फ्रॉम होम चला है, ये करना पड़ेगा, तो इसकी मानसिकता भी बनानी पड़ेगी। ये वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए। आज ये ठीक लग सकता है, पर जब ये परमानेंट आ जाएगा तो घर के कौन से कमरे में काम करेंगे, कौन से में बच्चे पढ़ेंगे, क्यों एजुकेशन फ्रॉम भी होम होने वाला है, कौन से में घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बैठ करके टीवी देखेंगे, कोई आस्था देख रहा होगा, कोई संस्कार देख रहा होगा। घर में 3-3 पीढ़ियां हैं, 3-3 तरह के काम चलेंगे, और घर की गृहिणियों को हर समय काम में रहना पड़ेगा, चौके में रहना पड़ेगा, और ऐसे में यदि वो प्रोफेशनल बहू है तो वो किस तरह काम करेगी। अतः ये तैयारियां हमें मानसिक रूप से आज से ही कर लेनी चाहिए। समय आने के बाद कई बार जब हम कहते हैं जब आएगी तब देखेंगे, फिर क्या देखना है, फिर तो जैसे होता है वैसे होता है। अतः समझदारी ये है कि इस लॉकडाउन पीरियड में इस बात को हम अच्छे से समझें। अंतिम बात जो कहना चाहूंगा, पारिवारिक रिश्तों को सुगम बनाने के लिए जो ये कहना चाहता हूं मैं आपको, सास बहू का रिश्ता हमारे घर की जड़ है, खास करके हमारे मारवाड़ी घरों की। तो यूं तो उत्तर भारतीय समाज की पूरे की है, नॉट ओनली महेश्वरी अग्रवाल, जैन, ओसवाल, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मारवाड़ी समाज और पूरा उत्तर भारतीय समाज समझ लीजिए। साउथ में भी है, ऐसी ना नहीं है, पर बहुत से समाजों में अलग परिस्थितियां बनती है, पर हमारे राजस्थानी समाज में तो निश्चित रूप से सास बहू का रिश्ता है, वो घर का बैकबोन रिश्ता है। मेरा अपना ये सोचना है, पिता पुत्र निभा लेंगे, युवा और अग्रज निभा लेंगे, टीनेजर्स को हम संभाल लेंगे, पर यदि सास बहू का रिश्ता सुगम नहीं बनेगा, प्रियता का नहीं बनेगा, मान सम्मान का नहीं बनेगा, एक दूसरे के प्रति आदर भाव का नहीं बनेगा, तो हमारे घरों में सुख शांति नहीं रह सकती। कितनी छोटी बात है, पर यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सुख शांति बाहर से कैसे लाए। अगर किचन के बर्तन, ड्राइंग रूम के बर्तन, किचन में बर्तन, ड्राइंग रूम में बैठे तो चिक चिक, और बेडरूम में जाएं तो हा उल्ला, तो बताइए चैन कैसे मिलेगा। अतः आवश्यक है इस रिश्ते को गहराई से समझे, आधुनिकता के साथ समझे, समय के साथ समझे। और सीधी सी बात है, अगर समझते हैं तो छोटी पीढ़ी आपको सम्मान देना होगा, बड़े सम्मान के इच्छुक है, और बड़ी पीढ़ी आपको जवाबदारी देनी होगी, उन्हें बड़ा मानना होगा। ये बात बंद कर दिया, बस बंद हो गया, बस बहुत जल्दी थोड़ा बहुत कृष्णाचल आने वाला है, क्या ला देती है इसको, ला दी वो कहीं ला दिया, कभी ला दिया होगा। हाँ नेटवर्क गया वो, लास्ट मिनट का आवाज बंद हो गई, मुझे बोलना है कुछ, बैटरी चली गई होगी, दोबारा से तुम दोबारा। टेक्निकल किसी प्रॉब्लम आ गया। हेलो डॉक्टर साहब, रमेश जी की आवाज आ रही है, आप साइलेंट कर लीजिए। हाँ रमेश जी कंटिन्यू। हाँ जी, डॉक्टर साहब म्यूट कर लीजिए आपको। पुनः विषय पे आते हैं। मुझे बहुत सारे चैट में मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी दिन आधे दिन का वेबिनार करना पड़ेगा, क्योंकि उस चैट में आ रहे हैं देवरानी जिठानी पे ज्यादा बोलिए, हमें उस पर भी सुनना है। जहाँ एक पिता पुत्र की बात कही, 2 पुत्रों के बीच में भी झंझट है, तो उनके कैसे करना है। लगातार मेरे मोबाइल पे भी मैसेज चल रहे हैं। मैं आप सभी की भावनाओं को समझ रहा हूँ, पर मेरी मेरी मेरे मेरे समय की सीमाएं, और मुझे भी लगता है कि जिन जिन बातों को लेकर करके मैं शुरू हुआ था, उन बातों में एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी भी रिश्ते को हम मर्जी जितना लंबा डिस्कस कर सकते हैं, मर्जी जितनी उसकी व्याख्या कर सकते हैं, पर अंततः वो रिश्ता 2 ही बातों पे जाके रुकेगा। एक है मान सम्मान का, और एक है आधुनिक रूप से, आधुनिकता के साथ, समय के साथ उस रिश्ते को समझने का। अगर मान सम्मान और प्यार है हमारे बीच में, और
समय के साथ हम रिश्ते को समझते हैं तो ये सारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। दो विषय मेरे पास में थे, एक परिवार था, एक संस्कार और एक व्यवहार। व्यवहार तो पूरी की पूरी बातों में मैंने अब तक जो व्याख्या की है वो व्यवहार की व्याख्या की है। अतः परिवार चलता ही तब है जबकि हमारा व्यवहार अच्छा होता है, या कि व्यवहार समय के साथ होता है, या कि व्यवहार में समझ होती है, या कि व्यवहार में वो सारी बातें होती है जिनकी आवश्यकता सब पारिवारिक रिश्तों को होती है। अतः परिवार और व्यवहार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार एक अवधारणा है, मेरे अपने शब्दों में विभिन्न तरह के रिश्तों का जुड़ाव ही परिवार है, और उस जुड़ाव को हम तभी सुंदरता से जी सकते हैं जबकि हमारा व्यवहार समय के साथ हो, प्रेम पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, और उन सब बातों का समावेश हो जिनका किसी न किसी रूप में मैंने जिक्र किया। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैंने जो कुछ बताया है उसमें नया कुछ नहीं था, नया कुछ नहीं था। हम में से सब व्यक्ति समझते हैं, हम में से सब व्यक्ति समझते हैं, पर यह भी सत्यता है कि इसी समझ को समय समय पर जब हम आगे ले जाते हैं, हम बात को समझते हैं, तो वो समझ हमें एक नया दिशा निर्देश देती है। हनुमान चालीसे में नया कुछ नहीं होता है, सुंदरकांड में नया कुछ नहीं होता है, पर हर बार जब हम गाते हैं, हर बार हम सुनते हैं, तो हर कथाकार, हर प्रवचनकार, हर संगीतकार, हर गायक एक अपने अंदाज में उसे गाता है और हमको आनंद मिलता है, हमको मार्गदर्शन मिलता है। बस वैसा सा ही मेरा अपना अंदाज था आपसे इन सब बातों को करने का। मैं बिल्कुल आपको ये कहना चाहूंगा, अब इस विषय को समाप्त करूंगा ये कहते हुए, रिश्तों को यदि मजबूत बनाना है, रिश्तों को यदि मजबूत बनाना है, तो एक बात का सब रिश्तों पर जो लागू होता है वो ये होता है, एक बात का आपको सदैव ध्यान रखना है, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, दादे पोते का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या कि देवरानी जेठानी का, ननद भौजाई का, सास बहू का, किसी का भी रिश्ता हो, रिश्तों में जब कभी भी लड़खड़ाहट होती है, थोड़ी सी टकराहट होती है, एक दूसरे के विपरीत जाना शुरू होते हैं और हम लोग आपस की बातचीत बंद कर देते हैं, यानी कि संवाद बंद होता है, और जब ये संवादहीनता बड़ी हो जाती है तो रिश्ते खत्म होने लग जाते हैं। अतः कृपया कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने संवाद बनाए रखिए। कोई छोटे बाप का नहीं होता है, किसी एक को तो पहल करनी होगी ना। क्या फर्क पड़ता है, हम हर समय ये इंतजार करते हैं उसने बात छोड़ी थी, वो ही बात करेगा तो बात करेंगे, और सामने वाला ये सोच करके चलता है कि बात तो उन्होंने छोड़ी थी, वो करेंगे तो मैं करूंगा। यानी मन में भी है बात करने की, पर पहल कौन करे ये सोचते हैं। कृपया छोटे बाप के बन जाइए, रिश्ते निभाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक को पहल करनी होती है, और मेरा अपना ये मानना है जो पहल करता है वो बड़ा होता है, वो कभी छोटा नहीं होता है। बड़ा वही होता है जो पहल करता है, बड़ा वही होता है जो सम्मान के लिए आगे बढ़ता है। बाकी अहम होता है, अभिमान होता है, बड़पन नहीं होता है। तो रिश्ते में जहां कहीं, चाहे मित्रों का भी रिश्ता हो, मित्रों का भी रिश्ता, और उसमें भी आपको लगे कि भाई कहीं कोई दूरी आ रही है तो किसी एक को पहल करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इस बात की गांठ मान लीजिए, जो पहल करेगा वो बड़ा होगा, वो बड़ा नहीं है जो दूर रह गया, बड़ा वो है जिसने पहल की। तो सीधी सी बात, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। अगर जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है, तो कृपया इसी तरह से संवाद करिए, प्रेम करिए, प्यार करिए, आदर दीजिए। जो पहल करता है वो बड़ा होता है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। थोड़ा सा बचा समय और उसमें बात करूंगा संस्कारों की। यूं तो परिवार, व्यापार, व्यवहार, इन सभी में संस्कारों की आवश्यकता होती है। मुझे आवश्यक लग रहा है जिस तरह आधुनिक शैली की, आधुनिकता की बातों को हमने घर परिवार में रहते हुए समझने का एक प्रयास करें और जीवन को सुंदर जीवें, वैसे ही एक बड़ी पीढ़ी, खास करके जो मेरी पीढ़ी है,
उसको हर समय एक डर लगता है, आजकल तो संस्कार कहीं है ही नहीं, आजकल तो संस्कार बचे ही नहीं है। मेरा अपना ये सोचना है, मेरा अपना ये अध्ययन है, मेरा अपना ये कहना है, संस्कार है क्या, पहले हम थोड़ा समझ लेंगे। संस्कार है क्या, इसे हम समझ लेंगे। संस्कार के शाब्दिक अर्थ होते हैं, वो तो बहुत सीधे थे हैं, शुद्धता और पवित्रता। शुद्धता और पवित्रता, जीवन जीने की शैली में जहाँ कहीं भी शुद्धता है और पवित्रता है, यानी शरीर मन दोनों के साथ में ये चीज जुड़ी है, बस वही संस्कार है। ये जो हम व्याख्याएं करते हैं ना, मुझे भी ज्ञान है उन सब व्याख्याओं का, पर मैं बिल्कुल आपसे नहीं करना चाहता। 24 तरह के संस्कार सबसे पहले हमारे शास्त्रों में आए हैं, 24 तरह के थे। बाद में उन संस्कारों को मनु ने और याज्ञवल्क्य जी ने 13 तरह के संस्कार माना। बाद में जब महर्षि वेदव्यास जी, जिनके की संस्कारों को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं और मानते हैं, उन्होंने 16 संस्कारों की बात की। आज हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। 3 संस्कार जन्म के पहले के हैं, 12 संस्कार जन्म से विवाह तक के हैं और 1 संस्कार मृत्यु तक का है। अब इन संस्कारों की मर्जी जितनी व्याख्या कर लीजिए, पर वास्तविकता ये है कि इन 16 संस्कारों में से सिर्फ 3 चीजें हैं जो संस्कार नहीं, परंपरा रूप में समझिए, उत्सव रूप में समझिए, रीति रिवाज रूप में समझिए, हम उनमें तो जरूर आनंदित होते हैं या मनाते हैं। जैसे जन्म के पूर्व के संस्कारों में एक गोद भराई के संस्कार को, गर्भाधान का संस्कार है, उसका कोई मतलब नहीं है। पुष्पन का संस्कार है, आज उसका कोई मतलब नहीं है। सीमंतोनयन यानी कि एक गोद भराई का संस्कार है जिसकी हम बात करते हैं। जात कर्म है, नामकरण है, छोर कर्म है, विद्याधन है, कई तरह के संस्कार है, वो सब आज उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक विवाह संस्कार है जिसका आज पूरा मतलब है, और मृत्यु के बाद के कुछ संस्कार हैं। मैं इन संस्कारों पर आपसे एक भी बात नहीं करूंगा। मेरा अपना सोचना है संस्कार क्या है, इसे जरा समझ लेंगे। पहली बात, ये जो 16 संस्कार है, इनके प्रति पूरा आदर है, कहीं उनसे मतभेद नहीं, ये अपनी जगह ठीक है। पर आज के समय में इन संस्कारों के हिसाब से ना जीवन चल रहा है, ना जीवन जिया जा सकता है। धार्मिक संस्कार यानी धार्मिक पूजा पाठ करना, मंदिर देवरा जाना, यज्ञ करना, तीर्थ यात्राएं करना, दान दक्षिणा देना, इन सब चीजों को तिलक छापा करना, यदि हम समझते हैं कि इतनी चीजें कर ली तो हम संस्कारी हो गए, तो क्षमा करें, ये भी कोई संस्कार की परिभाषा नहीं है। ये भी कोई संस्कार की परिभाषा नहीं है। ये धर्म के उपक्रम तो है, संस्कार की तरफ ले जाने के कुछ मार्ग तो हैं, लेकिन वास्तव में ये भी संस्कार नहीं है। ये भी संस्कार नहीं है। ये धर्म की विधियां हैं, धर्म की पद्धतियां हैं, व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ती है, वहां तक तो ये बात ठीक है, पर जीवन शैली में इनका भी कोई बहुत महत्व नहीं। मेरा अपना ये सोचना, तिलक हम खूब बड़ा निकालते हैं, कंठी माला पूरी पहनते हैं, रामनामी का दुसाला भी करते हैं, कई तरह के मंदिर देवरे भी करते हैं, यात्राएं भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, ब्राह्मणों को दान भी देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और उसके बावजूद भी यदि व्यापार में ऊंच नीच करते हैं, भाइयों का हिस्सा आगे पीछे कर देते हैं, संपत्ति के बंटवारे में हम भी लड़ाई के एकदम हकदार बनते हैं, तो बताइए ना, उस व्यक्ति को संस्कारी कहा जाए या उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जाए या क्या कहा जाए? वास्तव में संस्कार जीवन पद्धति है। स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, समर्पण है, भावना है, आदर है, सत्कार है, जीवन जीने के लिए जितने भी खूबसूरत उपक्रम है, यदि वो हमने अपना लिए तो तात्पर्य ये है कि हम संस्कारी हैं। अन्यथा तो जितनी भी चीजें हैं वो स्थापित रह जाएगी, संस्कार नहीं कहलाएंगे। अतः संस्कार क्या? सीधी सी बात ये है, मेरी अपनी परिभाषा है, शुद्ध खानपान, उचित रहन सहन, सुंदर आचार विचार, यही तो है संस्कार। शुद्ध खानपान, उचित रहन सहन, सुंदर आचार विचार, और यही है संस्कार। अतः खाना पीने की शुद्धता, खाने पीने की शुद्धता होनी चाहिए। तामसी भोजन करते हैं, राष्ट्रीय भोजन करते हैं कि सात्विक भोजन करते हैं, इनकी व्याख्याओं की जरूरत नहीं, हम जानते हैं। तो खानपान की शुद्धता है तो वाकई हमें संस्कार है, रहन सहन की शुद्धता है तो हमें संस्कार है, और यदि आचार विचार हमारे अच्छे हैं तो हमें संस्कार है। अतः संस्कार खाना पीना, रहना सहना और आचार विचार है। यदि ये हमने हमारी परंपराओं के, हमारी रीति रिवाजों के अनुरूप समझते हुए जो कुछ परिवर्तन करना था वो कर लिया,
उस परिवर्तन को मानते हुए भी परिवर्तन का तात्पर्य कतई नहीं है भाई साहब कि हम शराब पीनी शुरू कर दें, हम कॉकटेल शुरू कर दें, सब चलता है। आजकल क्या है, सोशल ड्रिंक तो लेते ही है। ये सब बहाने हैं, ये संस्कारों से परे जाने के बहाने हैं। कोई आधुनिकता नहीं है इन सब चीजों में, कोई आधुनिकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनके लिए कहा जा सकता कि ये आधुनिकता है। टीनेजर्स हो चाहे युवा हो चाहे बड़े हो, सत्य सत्य ही रहता है, गलत गलत ही रहता है। मुझे ये बताइए ना, गलत तो गलत ही रहता है। अगर आचरण की शुद्धता नहीं है तो फिर आप चाहे मर्जी जितने धार्मिक हो, करोड़ रुपए की आपने कथा करवा ली, 1 करोड़ रुपए की आपने कथा करवा ली, वहां हवाई जहाज में भी करा ली और पानी के जहाज में जाके भी करा ली, और फिर आते ही अगर इस तरह के आचरण में आ गए, बोले ये चलता है, कथा अपनी जगह थी, ये तो जीवन पद्धति है, तो फिर समझिए संस्कार किसे कहें, संस्कार किसे कहें। अतः खान पान की शुद्धता निश्चित रूप से रहन सहन और आचार विचार, यही है। हम सब चीज करते हैं, सब उपक्रम करते हैं, और छोटा भाई है वो तकलीफ में है, पर उसके हिस्से में हम अड़ंगा अड़ा देते हैं क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था, अब मैं उसको तो सबक सिखा के ही रहूंगा। तो बताइए क्या उस व्यक्ति को संस्कारी कहेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अतः संस्कार जीवन पद्धति है, आचरण है, स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, सम्मान है, आदर है। इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के लिए कुछ करने के लिए हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वो वास्तव में संस्कार है, बाकी सारे किताबी ज्ञान। मेरा अपना ये सोचना, मेरा अपना ये सोचना, यदि व्यक्ति को संस्कारी होना है तो सिर्फ 3 चीजें करनी चाहिए: संयम, साधना और सत्संग। संयम, साधना और सत्संग। संयम करना चाहिए मन का, सबसे पहले मन का संयम बहुत आवश्यक है संस्कारी बनने के लिए। ये मन बड़ा बावरा है, बड़ा बावरा है, ये ठहरता ही नहीं, इतनी इच्छाएं पालता है, इतनी इच्छाएं पालता है कि अगर सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए तो आदमी बावला हो जाए। ना तो इसकी इच्छाएं खत्म होती है, ना ये कभी ठहर पाता है। गुरु के पास एक शिष्य गया, गुरुदेव, गुरुदेव इच्छाओं को बस में करना चाहता हूँ, गुरुदेव इच्छाओं को बस में करना चाहता हूँ, मन को बस में करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा मन को बस में करना चाहता है, बहुत आसान है, एक तरीका बताता हूँ। बोले बताइए ना गुरुदेव, उसी के लिए आया हूँ। बोले ये जो सामने मेरे आश्रम में कुआं है, इस कुएं में आप देख रहे हो कि रस्सी है, एक बाल्टी है जो पड़ी हुई है, एक बाल्टी पानी ले आओ, एक बाल्टी खींच के पानी ले आओ, फिर आते ही मैं आपको तरीका बताता हूँ। शिष्य बड़ा खुश होके गया। इच्छाओं को बस में करने का, मन में बस में करने का गुरुदेव ने तरीका दिया है, और तरीका तो बहुत साधारण है, बहुत सरल है। अभी जाता हूँ, दौड़ा दौड़ा गया कुएं के पास में, देखा तो एक रस्सी थी, एक बाल्टी थी, बाल्टी पानी में डूबी हुई थी, बाल्टी पानी में डूबी हुई थी। रस्सी से खींचना शुरू किया, लगा बाल्टी में पानी आ रहा है, ऊपर खींचने लगा, बाल्टी हल्की लगने लगी। बिल्कुल ऊपर जब बाल्टी को खींचा तो बाल्टी बिल्कुल खाली थी। उसने देखा कि वाकई बाल्टी के नीचे नीचे पैंदा नहीं लगा हुआ है, बिना पैंदे की बाल्टी है। अब बिना पैंदे की बाल्टी में पानी कैसे है, बिना पैंदे की बाल्टी में पानी कैसे है? नीचे से बाल्टी टूटी हुई है, पैंदा नहीं लगा। दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव उस बाल्टी से तो कभी पानी आ ही नहीं सकता। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले उस बाल्टी के नीचे पैंदा ही नहीं लगा हुआ है, जब पैंदा नहीं लगा हुआ है तो पानी कैसे आएगा? तो बोले अगर मान ले तेरे को इस बाल्टी में पानी लाना हो तो तू कैसे लाएगा? बोले एक ही तरीका है, इसके नीचे पैंदा लगा देता हूँ, इसके नीचे पैंदा लगाऊंगा, बाल्टी भर जाएगी, मैं ले आऊंगा। बोले तो यही शिक्षा है मेरी, अगर तू इच्छाओं को बस में करना चाहता है तो संयम का पैंदा लगा अपने मन पे। अगर मन पे संयम का पैंदा नहीं लगाएगा तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। तो संस्कारों में सबसे पहली बात संयम बरतिए, संयम बरतिए, और संयम बरतना है हर एक चीज में। वो वाणी में भी बरतना है, तो वो खान पान में भी बरतना है, तो वो आचार विचार में भी बरतना है। अब संयम यदि मन पे लग जाए तो जीवन आनंदित हो जाए, और यदि संयम हम वाणी पे लगा ले तो हमारे सारे रिश्ते खूबसूरत हो जाए। हमारे रिश्तों में जितनी भी लड़खड़ाहट होती है उनमें सबसे बड़ा कारण हमारी वाणी भी होता है। ये जो वाणी है ना, ये इतना बड़ा कारण होता है। एक ताना देना, एक उलावना देना और एक प्रशंसा करना, काम तो सारी हम वाणी से ही करते हैं, काम तो हम वाणी से ही करते हैं।
ताना देते हैं, उलाहना देते हैं तो सामने वाला लड़ने को आता है, और जैसे ही हम प्रशंसा करते हैं तो सामने वाला गले लगाने को आता है। अतः ये वाणी है, ये संस्कार में सबसे बड़ी एक, ऐसा समझिए कि सबसे बड़ा कोई कोई कार्य है संस्कार सीखने का, तो वो संयम है वाणी का। अतः वाणी पर संयम एक आवश्यक बात। साधना, शरीर की साधना करिए, ये शरीर भगवान ने दिया है। इस लॉकडाउन में हमने साधनाएं खूब सीखी भी है। बाबा रामदेव सुबह से लेकर रात तक बार बार चैनल पे आते हैं, कई तरह की साधनाएं हमें बता रहे हैं। सभी तरह के धार्मिक चैनलों पर भी साधनाएं चल रही है। शरीर की साधना करना आवश्यक है। और आने वाले समय में तो अब ये बात सारे डॉक्टर्स बहुत खुल के कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इसी के साथ जीना पड़ेगा जो चल रहा है, कब तक जीना पड़ेगा मालूम नहीं, तो इम्यूनिटी बढ़ाइए, मतलब अपने शरीर की साधना कीजिए। और शरीर की साधना के लिए मन की मजबूती करिए, तन की मजबूती करिए। धन की ज्यादा चिंता मत करिए, तन मन मजबूत होंगे तो धन आ जाएगा, धन आ जाएगा। अतः इसको ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतने दुखी मत होइए, आ जाएगा। और हमने देख भी लिया इस लॉकडाउन के पीरियड में कि रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए उतना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना नहीं चाहिए। वो जितना चाहिए वो भौतिक सुखों के लिए चाहिए, रहने खाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। अतः व्यक्ति को चाहिए अगर संस्कारी बनना है तो साधना करे, शरीर की करे, साधना परिवार की करे, साधना मानवता की करे। परिवार और मानवता की साधना बिल्कुल परिवार को एकजुट रखे। जो व्यक्ति परिवार को एकजुट रखने के लिए अपने आप को छोटा बना लेता है, जो समझौता कर लेता है, जो सहनशील बन जाता है, वही तो संस्कारी है। जो अहम में है, जो अहंकार में है, जो बड़पन में है, जो ज्ञान में है, वो मुश्किल है। उसे हम संस्कारी तो नहीं कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, उसे बड़ा कह सकते हैं, पर संस्कारी नहीं कह सकते। संस्कारी वही है जो सहनशील है, जो समझौता करता है, जो रखना चाहता है, जो समर्पण करता है, वो है संस्कारी। समर्पण वाला है, संस्कारी समझौते वाला है, संस्कारी सहनशील बनने वाला है। और इसी तरह व्यक्ति को यदि संस्कारी बनना है तो उसे सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग 3 तरह का, सत्संग ईश्वर का करना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है, हम समझते ही है। ईश्वरीय सत्संग से अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं, और खूब कर रहे हैं, अभी तो हम खूब कर रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में 2, 3, 4 जितनी भी पीढ़ियां हैं, सब सत्संग को समझ रही है और सब कर रही है। अतः सत्संग हम खूब कर रहे हैं ईश्वर के साथ। सत्संग हमें करना है यदि संस्कारी बनना है तो संत पुरुषों के साथ। संत पुरुष का तात्पर्य मेरा ये अर्थ नहीं है कि किसी गुरु को बना करके किसी आश्रम में जाके ही संत पुरुषों का साथ होगा। आपके गुरु हैं, बहुत सम्माननीय है, उनका बिल्कुल आदर करिए, मेरे भी हैं। हर व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और गुरु सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि जो धर्म की तरफ ले जाए, अध्यात्म की तरफ ले जाए, वही गुरु हो। मुझे तो लगता है इस देश में कॉरपोरेट जगत में 2 ऐसे गुरु हुए थे, जब मैं गुरु की व्याख्या करता हूं तो, और वो वाकई इतने आदरणीय पूजनीय हैं कि पूरे कॉरपोरेट जगत और हम सबको पूरी सीख मिलती है। 2 व्यक्ति, एक बाबू घनश्याम दास जी बिड़ला और एक जीआरडी टाटा। बाबू घनश्याम दास जी बिड़ला और सर जीआरडी टाटा 2 ऐसे संत पुरुष हुए इस देश में जिन्होंने पूरी औद्योगिक क्रांति करा दी। उन्होंने गेरवा नहीं पहने थे, जीवन के अंतिम दौर तक वो फैक्ट्रियां लगा रहे थे, जीवन के अंतिम दौर तक वो उद्योग में लगे हुए थे। उन्होंने किसी तरह का कोई कुछ नहीं छोड़ा था, पर वो वाकई संत थे, क्योंकि खुद के लिए नहीं लगा रहे थे, वो मानवता के लिए लगा रहे थे, वो कल्याण के लिए लगा रहे थे, वो खुद के बैंक बैलेंस के लिए नहीं कर। अतः इस तरह के अनेक संत पुरुष हैं, कॉर्पोरेट जगत में भी मिलेंगे हमको, हमारे आसपास में ही मिलेंगे और हमारे घर में भी मिलेंगे। हो सकता है कि हमारे दादाजी हो सकता है हमारे बड़े पापा हो सकता है वो वाले नाना जी हो सकता है वो पड़ोस वाले ताऊ जी हो, कोई भी हो सकता है संत पुरुष। उनका सत्संग करिए तो जीवन में संस्कार आते हैं, और अच्छे लोगों का साथ करिए, क्योंकि ये तो सत्य है, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। अतः संग हम किसका करते हैं उसी पर हमारा रंग चढ़ता है। अतः यदि संस्कार चाहिए तो उन लोगों का संग करिए जिनके साथ जीवन का आनंद आता है, जिनके साथ वाकई जीवन का आनंद आता है। महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का नहीं है हमारे पास कितना है, महत्व इस बात का नहीं है हमारे पास कितना है, महत्व इस बात का है, महत्व इस बात का है कि जो कुछ हमारे पास है उसका हम करते क्या है।
जो कुछ हमारे पास है उसका हम करते क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं? क्या सिर्फ फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगा रहे हैं? आप कहेंगे मर्दा जी किधर बात कर रहे हैं, अभी तो सब बैंक बैलेंस गड़बड़ है, सब फैक्ट्रियों की हालत खराब है, सब दुकानों की, सब कामों की। बिल्कुल है, मैं समझता हूँ आने वाला समय इन सब बातों के लिए हमारे लिए कुछ निश्चित रूप से एक नारे ढंग का समय आएगा। पर वास्तविकता ये है कि अब इन सब चीजों को हमें जो बदलना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पर पीड़ा से छलक उठे मन, पर पीड़ा से संस्कारों को मैंने परिभाषित इस तरह किया है, पर पीड़ा से छलक उठे मन ये छलकनी गंगा जल है। पर पीड़ा से छलक उठे मन ये छलकनी गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, ये दुख हरने को पुलक उठे मन ये पुलकन ही तुलसी दल है। पर पीड़ा से छलक उठे मन ये छलकनी गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन ये पुलकन ही तुलसी दल है। जो अभाव में भाव भर सके, जो अभाव में भाव भर सके, वाणी से रसधार झर सके, जन हिताय अर्पित जो जीवन, वो जीवन ही आराधन है, वो जीवन ही आराधन है। खुशियां बटोरते रहे, खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, पर खुश नहीं हो सके। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, पर खुश नहीं हो सके। एक दिन एहसास हुआ, एक दिन एहसास हुआ, खुश तो वो लोग थे जो बटोर नहीं बांट रहे थे। खुश तो वो लोग थे जो बटोर नहीं बांट रहे। आइए खुशियां बांटे, आइए संस्कारों को एक नए ढंग से सीखे, आइए परिवारों में सुंदर रिश्तों का एक पैमाना बनाए। विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा इस निवेदन के साथ। इस लॉकडाउन पीरियड में आपने मुझे अवसर दिया, आपने मुझे उन विषयों पर बात करने का अवसर दिया जो वाकई बहुत छोटे लगते हैं, पर जीवन में अपना महत्व रखते हैं। निवेदन है 3 जनरेशन बड़े समय को समझे, युवा हमें समझे, हम दोनों मिलकर के टीनेजर्स को समझे और टीनेजर्स हम दोनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। सास बहू के रिश्ते की मधुरता बनाए, माँ बेटी के रिश्तों को एक नए आयाम में समझे, पिता पुत्र के रिश्तों को पुनः स्थापित करें उस प्रेम और सम्मान के साथ। संस्कारों की नई परिभाषाएं जो मैंने मेरे ढंग से रची है वो आपको स्वीकार्य हो तो उसका आनंद लीजिए, नहीं तो जो परिभाषाएं हमारी चली आ रही हैं वो पूजनीय है, उनसे कहीं कोई विरोध नहीं, उनका आनंद लीजिए। विषय पूरी तरह समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे धैर्य के साथ अब तक सुना है। बातें बहुत छोटी थी पर आपके लगातार जो चैट बॉक्स में संदेश आ रहे हैं वो बहुत मुझे उत्साहित कर रहे हैं, मेरे लिए एक नया मार्ग बता रहे हैं। आप लगातार मुझे कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, यही विषय है, यही बातें हैं जो मुझे अच्छी लग रही है। आप सभी का सम्मान व्यक्त करता हूँ, आप सभी के प्रति आदर की भावना व्यक्त करता हूँ। मेरे अपने कुछ लोग हैं, ऐसा कहूँ कि मेरे कुछ स्नेही लोग हैं जिनसे मिले मुझे कई कई वर्ष हो गए, पर वो इतना स्नेह रखते हैं कि मेरे हर वेबिनार में वो निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। उनके प्रति आभार व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आदरणीय श्री जय किशन जी सारडा साहब जो काठमांडू से जुड़े हैं, घनश्याम जी राठी साहब जो विराटनगर से जुड़े हैं, नवीन शालू सारडा जो सदैव दिल्ली से जुड़ते हैं, अनिल मानदनी जो कि गोरखपुर से हैं, अजय राठी जो कि जगदलपुर से हैं, नारायण जी राठी रायपुर से हैं, दीपक जी चांडक इटारसी से हैं। ये सब वो स्नेही जन हैं जो मेरे वेबिनार में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। बम्बई के बहुत सारे मेरे अपने प्रियजन, मेरे अपने स्नेही जन, मेरे परिवारजन, आज पहली बार कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनके प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इतने वर्षों बाद आपने मुझे अवसर दिया कि आपने मुझे सुना है। आप सभी स्नेहीजनों का विशेष सम्मान। विषय समाप्ति की ओर पुनः मैं आदरणीय बजरंग लाल जी साहब को निवेदन करूंगा, कृपया माइक बजरंग लाल जी, बीएल महेश्वरी। या रमेश जी मैं ज्वाइन पे हूँ मैं। थैंक यू रमेश सर। जी, before we invite the question answer, I want to comment. People join for all over India। से आपने कुछ नाम बताए कि नेपाल वगैरह, इसके अलावा जयपुर है, पुणे है, जयसिंहपुर है, हैदराबाद है, कर्नाटका है, उड़ीसा, बहुत ज्वाइन किए हैं। बहुत से कमेंट भी आए हैं, बहुत सुंदर, यूजफुल टिप, वेल एक्सप्लेन्ड, आज की नीड, सटीक बात, लॉकडाउन की इनसाइड ट्रू, प्रैक्टिकल थॉट्स, वेरी इफेक्टिव,
excellent, deep impact. थैंक यू, एक थैंक यू क्वेश्चन सर, थैंक एक क्वेश्चन जो आया है जी। कि एक बॉय है कि हैंडसम सैलरी है, वाइफ प्रोफेशनल है, should we allow to her service or should we encourage her to start up? सर प्रश्न वापस करिए, समझ नहीं है। बॉय जो इसके एक लड़का है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, जी जी। वाइफ प्रोफेशनल है उसकी है, should we allow wife to work as a service or as an encourage to start up? जहां तक मैं समझता हूँ अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है, पर डेफिनेटली देखिए, अगर आप कितने भी बॉय जो है वो माना बहुत एक हायर लेवल पे है एंड सब ढंग से ठीक पे है, उसे कोई फाइनेंशियली आवश्यकता नहीं है, पर यदि आपने प्रोफेशनल वाइफ है या प्रोफेशनल बहू है घर में, तो स्वाभाविक है कि वो भी एजुकेशन को बेस बना करके ही आपके यहाँ आई है, चाहे वो बरसों पहले आई या कि अब नई आई है। तो उसके एजुकेशन का, उसके प्रोफेशन का यदि कोई फायदा ले सकते हैं, सिर्फ सैलरी या कि ये मत समझिए कि फाइनेंशियली आपको नहीं नीड है, पर आदमी को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो चीज होती है लाइफ की। तो यदि परिस्थितियां अलाउ करती हैं तो उन्हें डेफिनेटली उनके प्रोफेशन से जुड़ना चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द अदर फैमिली सर्कमस्टेंसेस, पर उन्हें प्रोफेशन से जुड़ के काम करना चाहिए। Now, questions invited. समय की अपनी सीमा है. We invite limited questions. Please raise hand. किसी क्वेश्चन पूछना, please raise hand. 3 participants, please raise hand. 3 participants coming on to raise hand. Karthik, please unmute 3 persons who raise the hand. रमेश जी, दामोदर जी काबरा हमारे मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष, उनका एक प्रश्न है जी। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी पीढ़ी को हमारी कल्चरल वैल्यूज के पीछे की साइंस को समझने का सुअवसर जो मिला है, उसे समझकर अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वह बात उनके दिल और दिमाग में सही तरीके से उतर जाए, किसी प्रश्नोत्तर के बिना। मुझे लगता है बहुत थैंक यू अजय जी एंड दामोदर जी साहब की बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरा अपना भी जो दामोदर जी साहब ने कहा है, मैं उसे एक निवेदन रूप में देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में जो पीढ़ियों से हमने परंपराएं बहुत अच्छे रूप में सीखी है, अभी उस तो जिस ढंग से रामायण चली उससे बहुत सारी बातें हमने साथ में बैठ करके एक माहौल भी बना है। एक थर्ड जनरेशन जो दादाजी की पीढ़ी थी वो थोड़ी परे परे हो गई थी, दादी माँ की पीढ़ी वो बहुत नजदीक लगने लगी बच्चों को। तो आपका ये कहना बिल्कुल उचित है और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा जितने भी लोग अभी भी सुन रहे हैं उन सभी से कि इस लॉकडाउन में जो कुछ भी परंपरागत रूप, संस्कारी रूप में हमने बहुत सारी बातें जो अच्छी सीखी है, वो बड़ी पीढ़ी को चाहिए कि उसे इस ढंग से छोटी पीढ़ी को देवे ताकि कि वो बाद में तरक पे नहीं रहे और वो उनके जीवन में काम आए और जीवन के लिए आवश्यक बने। ये एक बहुत अच्छी बात आपने सुझाई। कार्तिक प्लीज अनम्यूट गजानन गग्गर जी। कार्तिक अनम्यूट गग्गर जी, गजानन गग्गर जी को अनम्यूट कीजिए। गजानन जी को अनम्यूट कीजिए। कार्तिक 1 minute sir. कर दिया क्या गजानन जी बोलिए। गजानन जी बोलिए, क्या बोलना है, क्वेश्चन पूछना आपको। एक क्वेश्चन आया रमेश जी, बाप के व्यापार में बेटा सहयोग नहीं करे तो क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत व्यवहारिक प्रश्न आया है जी कि पिता के व्यापार में बेटा सहयोग नहीं करे तो क्या करना चाहिए। ये कोई ऐसा समझे कि ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और काफी खुल के सामने आ रही है इन वर्षों में। तो हम देखते हैं कि पिता के पास व्यापार है, अच्छा भला व्यापार है, पर बच्चा यदि प्रोफेशनली पढ़ लिया, उसने कोई नारे ढंग की पढ़ाई कर ली, तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहता, चाहे कितना भी वेल एस्टेब्लिश्ड क्यों ना हो। दो बातें इसमें जी, एक बहुत सीधी सी बात। पहली बात तो ये कि पिता के व्यापार में यदि बच्चा नहीं शामिल होना चाहता तो पिता को ये समझने की तो आवश्यकता है निश्चित रूप से कि वो क्यों नहीं शामिल होना चाहता। क्या उसका प्रोफेशन ऐसा है, क्या उसने ऐसी स्टडी कर ली और उस स्टडी के बुत्ते उसको लगता है कि उसका जीवन बहुत आगे अच्छा जाने वाला है,
या तो ये बात समझे पिता, दूसरी बात ये भी समझे पिता, अनेक जगह ये भी देखने में आया है, जो मैंने तो अपनी बात में भी कही थी, कि पिता एक आधिपत्य के हिसाब से व्यापार करता है और पुत्र को अगर वो सेकेंडरी मान करके यही मान करके चलेगी जैसा मैं कहूंगा उस हिसाब से तू काम करेगा, तो ये भी अनेक जगह देखने में आ रहा है कि बच्चे काम नहीं करना चाहते, वो अपने ढंग से काम करना चाहते हैं। तो या तो दोनों बैठ करके समझे, क्योंकि वो कुछ आधुनिकता से, कुछ नए ढंग से, कुछ नए नए तौर तरीके से काम करना चाहता है, और हम जो पिता रूप में हैं, जो स्टेब्लिश किया है, वो उससे परे नहीं जाना चाहते। उनको लगता है ये खो देगा, बेकार कर देगा, हमने तो इतने वर्षों में जमा है। तो बहुत स्पष्ट से दो बातें सामने आती है। यदि पहली स्थिति है तो पिता को समझना चाहिए, और दूसरी स्थिति है कि बच्चा प्रोफेशनली कोई इस ढंग की चीज कर आया और उसको बहुत शानदार पैकेज मिल रहा है और उसको फ्यूचर लग रहा है, तो भाई फिर समझना ही पड़ेगा कि वो करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोगों का कमेंट आया है कि ये रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? ये YouTube में लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और फेसबुक में भी हम इसको अपलोड करेंगे। एनी क्वेश्चंस नाउ? या सो आई हैंड ओवर टू मिस्टर मनोज लड्डा। आज का सेशन के समापन की ओर मनोज लड्डा को। मनोज लड्डा, मनोज लड्डा, मनोज जी। मनोज आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे धन्यवाद ज्ञापन देने का भार दिया गया है। मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री, मंडल के मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा, मंडल एवं न्यास मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल के भूतपूर्व अध्यक्षगण, आज के वक्ता भाई श्री रमेश जी मर्दा, सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश जी राठी, विवाह समिति के अध्यक्ष श्री नारायण जी वोरा, सभी सदस्यगण एवं सभी समाज बंधु को जय श्री कृष्ण। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अपने भाई श्री रमेश जी मर्दा, जिन्हें देश विदेश से पूरा माहेश्वरी समाज जानता है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें जीवन एवं परिवार में संस्कार एवं व्यवहार के साथ कैसे सुखमय बनाया जाए, इस पर सुंदर मार्गदर्शन दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपने जो छोटे छोटे सूत्र बताए हैं कि वो हमारे जीवन में नया आनंद भर के आएंगे। स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहता हूँ टू मिस्टर कार्तिक को, जो डायरेक्टर ऑफ सदर केमिकल चेन्नई से, हु हैज गिवन हिज टाइम एंड स्पेस फॉर दिस वेबिनार। अंत में मैं आप सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सभी ने इसमें सहभागी होकर इस वेबिनार को सफल बनाया। इससे सभी का धन्यवाद। जय महेश। अभी प्रार्थना करते हैं, एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सचा तमेव विद्या दर्शनम तमेव सर्वम मम देव। सभी का बहुत कार्तिक, थैंक्स टू यू। My pleasure, sir. My pleasure to support my the social mandal given thanks to you, because he spoken in Hindi. I translated in English that he is given this thanks to you. Thank you very much. Thanks all participants, please. Thank you to all. Jai Mahesh. Jai Mahesh.